ओके सो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम लोग प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारी चीजें लास्ट क्लास में देखी थी। अलग अलग प्रकार के जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सो देखो, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली अलग अलग प्रकार के बेटा क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोग देखते हैं, है ना, जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम, एज वेल एज व्हाट द फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो देखो, ये अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसमें वेजिटेटिव सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा था, और इसमें लीनियस का आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो है ना सबसे ज्यादा, मतलब जो एंड्रोशियम स्ट्रक्चर वाला है, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। बट आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेके बनता है। तो ऐसा क्लासिफिकेशन एक्चुअली दोनों ही प्रकार के जो कैरेक्टर्स है, वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को सेम वेटेज देता है, इसलिए ये बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स जो मैंने बताया वही, इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। इसमें क्या किया इन्होंने कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है उसको कम करा है, ठीक है। बेटा आवाज कमी करना पड़ा, आवाज कमी कर, आवाज कमी कर तुझा आईपैडचा। यस, व्हेरी गुड, ओके ओके, थँक यू। सो ओके, हाँ हाँ। सो तो यहाँ देख लिया, हम लोग बात कर रहे हैं कि सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उनको भी उसने सेपरेट कर दिया था। इसके बारे में आप लोग लिविंग वर्ल्ड में बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। और जो अनवांटेड स्पीसीज है उनको एक जगह ला के रख दिया था, ठीक है। सो ये इसके ड्रॉबैक है। उसके साथ साथ बेटा हम लोगों ने इनके बारे में भी देखा, है ना, ग्रिगोर बेंथम एंड हुकर के बारे में मैंने बात की थी, ठीक है। तो ग्रिगोर बेंथम एंड हुकर जो है, इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। इनका जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि उन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए हैं वो नेचुरल एफिनिटी वाले कैरेक्टर्स है, उसको उन्होंने कंसिडर किया। इसमें वो एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट दिखाई देते हैं, जैसे बेटा यहाँ पे है अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये है, ठीक है। ये एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब सेल के स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, है ना। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, या फाइटोकेमिस्ट्री, सेल के अंदर कौन कौन से प्रकार के केमिकल्स है, इसको भी उन्होंने कंसिडर किया, ठीक है। और उन्होंने सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट का ही क्लासिफिकेशन किया था, ये भी पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ठीक है। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है। इसके बाद बेटा जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो है, इसमें डेफिनेटली हम लोग जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 12.6 मिलियन ईयर्स एगो ब्रांच निकली थी, फिर 6.8 मिलियन ईयर्स एगो एक और ब्रांच यहाँ पे निकली है, 4.6 मिलियन। तो इस तरह से ये जो अलग अलग प्रकार के बेटा एप्स है, और ये ह्यूमन जो है उससे सेपरेट कैसे हुआ, उसकी ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है। इसको हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और ये सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन इसीलिए है क्योंकि ये नेचुरल ही क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है, उससे थोड़ा सा एडवांस्ड है, ठीक है। सो कौन किसका एंसेस्टर है, किसका रिलेशनशिप किसके साथ में कैसा है, इसको हमने उसमें पढ़ा था। दूसरे कुछ मेंशन्ड क्लासिफिकेशन है, जैसे कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है बेटा। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। सो इट इज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, नंबर्स एंड कोड्स। यहाँ पे ये देखो, इसलिए इसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं, ये भी पॉइंट हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है। सो दस हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी इक्वली कंसिडर्ड, ठीक है। तो हम लोग कंप्यूटर्स का यूज करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, डाटा प्रोसेस कराने के लिए, ठीक है। सो ये एक बहुत ही मॉडर्न एक वे है ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी, इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब सेल का इंफॉर्मेशन, लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो सेल से रिलेटेड है।
केमोटैक्सोनॉमी इट यूजेस द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, मतलब जो भी है, प्लांट हो एनिमल हो, अभी क्योंकि ये प्लांट किंगडम में लिखा गया है इसलिए प्लांट ये वर्ड लिखा हुआ है, बट केमोटैक्सोनॉमी हर ऑर्गेनिज्म के लिए बेटा उसमें जो भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, इंटरनली, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन से केमिकल उसमें प्रेजेंट है। या तो हम लोग न्यूमेरिकल डेटा, है ना, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वगैरह कहते हैं, या तो हम क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर को देखते हैं। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑन द फर्स्ट पेज। ठीक है, इटसेल्फ। नाउ देखो, हम लोगों को बेटा डेफिनेटली 5 अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द 5 डिफरेंट ग्रुप्स। द फर्स्ट ग्रुप दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ऑफ द एल्गी, है ना। एल्गी के बारे में आप लोग जानते हो कि ये थैलोफाइट है, थैलोफाइट है मतलब, और ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने शुरू किया था, इसके बारे में हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो है उसको देखा था। ठीक है, अब देखो, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एल्गी है। सिंपल एल्गी होते हैं, थैलॉइड बॉडी होती है, मतलब रूट, स्टेम, लीफ, ऐसा कोई स्ट्रक्चर इनमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अभी ऑटोट्रॉफिक का मतलब ही है डेफिनेटली बेटा वो ग्रीन है। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी पिगमेंट होता है बेटा। ठीक है, क्लोरोफिल के बहुत सारे अलग अलग टाइप हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, इवन बैक्टीरिया में आप किंगडम मोनेरा पढ़ोगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल देखने को मिलता है, ये बैक्टीरियो विरिडिन देखने को मिलता है। ठीक है, इनके अलावा फाइकोबिलिन्स, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सारी बेटा अलग अलग प्रकार के पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनमें डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट जो आगे आने वाला है, उसमें इन सारे ही पिगमेंट्स के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी 11th स्टैंडर्ड में ही। ठीक है, बट अभी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है। नीट भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आप एल्गी का क्लासिफिकेशन करना चाहते हो तो वो कौन से बेसिस पे करोगे। तो आपका बिल्कुल सिंपल जो मेन इसका जो क्राइटेरिया आप लोग यूज करते हो वो है बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है, वही चीज बेटा उसको हम लोग, है ना, उसको हम कंसिडर करते हैं। देखो, यहाँ पे एक बात है कि जितने भी एल्गी पाए जाते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक है, मतलब पानी में पाए जाते हैं। मतलब देखो, या तो फ्रेश वाटर या तो मरीन, है ना, ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये नॉर्मल पॉइंट है। नाउ बट बेटा उसके अलावा क्या वो सिर्फ पानी में मिलते हैं, तो आंसर है नहीं। सम एग्जांपल्स आर देयर, कुछ एल्गी ऐसे हैं, ठीक है, जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, जैसे बैट्रेचोस्पर्मम नाम का एल्गी ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको बेटा वो डेफिनेटली आपको टेरेस्ट्रियल भी पोजीशन पे देख, जैसे कि देखो आल्सो ऑकर इन मॉइस्ट स्टोन्स, ठीक है, या सॉइल्स के ऊपर, ये एंड वुड। ठीक है, तो जो वुड होता है उनके ऊपर भी आपको एल्गी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑकर इन एसोसिएशन विद द फंजाई। अब कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो फंगस के एसोसिएशन में देखने को मिलते हैं। आपका पहले का चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें बेटा लाइकेन को मेंशन किया गया है। लाइकेन के अलग अलग टाइप है अकॉर्डिंग टू द फंगस कौन सा उसमें इन्वॉल्व होता है, बेसिडियोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, ऐसा कौन सा फंगस उसमें इन्वॉल्व होता है, उस हिसाब से यहाँ पे एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपको देखने को मिलता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ही होता है कि दोनों को बेनिफिट होगा। इसको हम लोग और भी प्रॉपरली अगर वर्ड देखना चाहते हैं तो इसको हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस रिलेशनशिप होता है, मतलब जो दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ में मिलके रहते हैं, है ना, वो एक दूसरे का फायदा करा रहे हैं। ठीक है, तो ये है म्यूचुअलिज्म या म्यूचुअल सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, इसमें अलग भी पॉइंट्स है, बट ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में ही डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा डिटेल में। तो यहाँ बस हमें ये नोट करना है कि एल्गी फंगस के साथ में इन एसोसिएशन रहते हैं और उस एसोसिएशन को, उस म्यूचुअलिज्म को हम लाइकेन कहते हैं।
ठीक है, लाइकेन के बहुत सारे टाइप और बहुत सारे यूजेस है। नॉट ओनली लाइकेन, नॉट ओनली विद द फंगस, एल्गी जो है वो एनिमल्स के साथ में भी रहते हैं। ठीक है, एनिमल के बॉडी के भी ऊपर रहते हैं, जैसे कि स्लॉथ। ठीक है, स्लॉथ है या अलग बेयर्स मिलते हैं, इनके बेटा जो बॉडी है, इनके ऊपर बेटा ये चीज देखने को मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा है ना, ये बेयर और स्लॉथ को थोड़ा अलग कर देना। ठीक है, स्लॉथ यहाँ पे आपके सामने दिखाया जा रहा है बेटा, ये बहुत स्लो मोशन करने वाला, बिल्कुल धीरे धीरे चलता है। बट अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, उसके बिल्कुल हेयर की तरफ ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो आपको दिखाई देगा बेटा वो ग्रीन है। कैन यू, यस और नो? उसके Yes, हेयर sir. देखो बॉडी के ऊपर पूरे ग्रीन है। ये ग्रीननेस क्यों है पता है? बिकॉज वहां पे एल्गी, एल्गी है, एल्गी रह रहा है उसके बॉडी के ऊपर। अब देखो स्लॉथ को क्या फायदा है यार। अब आप बोलोगे स्लॉथ है ना जो होता है उसको डेफिनेट ना जो बेनिफिट है वो है कि उसको कैमोफ्लेज मिलता है, मतलब वो अपने जो भी प्रेडेटर्स है उनसे बच लेता है। ठीक है, अब ये बचेगा क्योंकि देखो इसका तो एक्चुअली बहुत स्लोली ये चलता है, इतना स्लो मूवमेंट मोशन करता है ये कि इसको कोई भी आराम से पकड़ लेगा दूसरा एनिमल। तो ये छुप जाएगा, बिल्कुल ऐसा छुप जाएगा, पेड़ों के ऊपर ऊपर चढ़ जाएगा स्लोली, बट है ना। सो अगर आप देखो मतलब आपने कभी देखा होगा जो भी स्लॉथ ए वाले एरिया है, लोग कार चलाते हैं तो है ना, अगर ये रोड क्रॉस कर रहे हैं तो लोग उठते हैं, अपने कार से निकलते हैं, इनको उठाते और पेड़ पे बैठा देते, भैया तू चल निकल, नहीं तो वो आधा घंटा उसी से बिल्कुल उतना ही रोड क्रॉस करेगा। ठीक है, सो इतने स्लो होते हैं। सो ये जो एनिमल है उनको बेटा डेफिनेटली एक बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, एल्गी को क्या फायदा है? एल्गी को ये बेनिफिट है क्योंकि ये देखो ये ऊपर ऊपर पेड़ पे चढ़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइट इनको मिल सकता है, और इनके हेयर में मॉइस्चर अटक जाता है, मॉइस्चर वो ले लेते हैं, तो इससे मॉइस्चर भी ले लेते हैं और लाइट भी है ना मिल जाता है। क्योंकि देखो एल्गी कोई मोटाइल ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, प्लांट से ज्यादा मूवमेंट करते नहीं, तो इनके हिसाब से ये जहां जहां जाएंगे, जहां धूप में जाएंगे तो इनको लाइट मिलता है एल्गी को। ठीक है, सो दैट इज द बेनिफिट म्यूचुअलिज्म दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये देखो ये आपके सामने बेटा दिख रहा है स्लॉथ। ठीक है, सो डेफिनेट बेटा ये बहुत ही सादे सादे पॉइंट है। मैंने आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में एल्गी के बारे में बताया था कि कुछ एल्गी पैरासिटिक भी होते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल Yes, sir. जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, वो था Cephalosaurus. बेटा सेफेलूरियस। ठीक है, मैंने बताया था कि ये डिसीज कॉज कराता है जो कि बेटा उसको हम लोग बोलते हैं रेड रस्ट Red ऑफ rust टी। of tea. ठीक है, सो डेफिनेटली बेटा दैट्स ऐसा जो एल्गी है वो थोड़े से कलरलेस टाइप के एल्गी होते हैं। ठीक है, बट स्टिल स्टिल दे आर एल्गी बिकॉज दे हैव मेनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्गी। ठीक है, सेफेलूरियस, तो ये टेरेस्ट्रियल टाइप की एल्गी हो गया। या तो एक और एल्गी का नाम बताया था जो कि रेड एल्गी Arvela. कहलाती है, Arvela. एरवेला। ठीक है, सो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों। ठीक है, राइट नाउ ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जितने भी एल्गी पाए जाते हैं वो अब सारे के सारे बेटा यहाँ पे एक बहुत ज्यादा आपको एक क्या कहते हैं डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। क्यों डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी? अगर हम लोग टू किंगडम सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें जैसे कि लीनियस का टू किंगडम सिस्टम है, उनके हिसाब से तो बेटा दो ही किंगडम थे यार, एक है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो एल्गी सारे बेटा किंगडम प्लांटी में आते हैं, तो इसीलिए उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बेटा ये यूनिसेलुलर एल्गी से लेकर के, ठीक है, एकदम ह्यूज मल्टी सेलुलर एल्गी भी हमें बेटा देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, बहुत ज्यादा बेटा वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलती है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, भयंकर। तो यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोपिक एल्गी देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल बच्चों यहाँ पे क्लैमाइडोमोनास है। अभी क्लैमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि मोटाइल होता है, घूमते फिरते हैं। ठीक है, तो ये है क्लैमाइडोमोनास जो है ना मोटाइल होते हैं, फ्लैजेला होते हैं इनको बहुत सारे। क्लैमाइडोमोनास को मैंने मेंशन भी किया था अगर आपको याद होगा, सम क्लैमाइडोमोनास शोज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये स्टेटमेंट बेटा मैंने आपको समझाया है। Yes, sir. ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट, अभी देखो
जैसे कॉलोनियल एल्गी है। कॉलोनियल एल्गी का मतलब देखो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, एग्जांपल वॉलवॉक्स, दिस इज एन एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। एंड देन देयर आर द फिलामेंटस फॉर्म्स। तो बेटा फिलामेंटस फॉर्म के एल्गी है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स है या स्पायरोगायरा है, ठीक है। सो ये आपको स्पायरोगायरा दिखाई दे रहा है, ये तो फिलामेंट दिखाई दे रहा है। मतलब एल्गी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप बेटा हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज, मतलब बहुत ज्यादा है ना बड़े साइज के एल्गी देखने को मिलते हैं। तो हम लोग इसको है ना थोड़ा सा, आप लोग ये नोट भी कर लेना। यहाँ पे आते हैं हम लोग और एक सादा सा एकदम सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। देखो मुद्दा ये है बच्चों कि यहाँ अगर हम नोटिस करते हैं, अगर हम एल्गी के शेप साइजेस के बारे में बात करें, तो मैंने क्या कहा, पहली चीज है इसको नोट करना। आप नोट करना, आपकी एनसीईआरटी होगी तो वहां पे नोट करना। तो ये जो है यूनिसेलुलर एल्गी है। अभी यूनिसेलुलर एल्गी को मैंने एक्चुअली दो हिस्सों में बांट दिया। एक्चुअली दो प्रकार के एल्गी होते हैं। एक होता है जिसको मैं कहता हूँ मोटाइल, है ना मोटाइल, जो कि यूनिसेलुलर है बट मोटाइल है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है एग्जैक्टली क्लैमाइडोमोनास। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। अभी देखो क्लैमाइडोमोनास आपके है ना टंग पे आ गया होगा, क्योंकि इतनी बार इसको बोला है हमने क्लैमाइडोमोनास, है ना। नेक्स्ट वन इज, देखो कुछ एल्गी जो होते हैं नॉन मोटाइल है, मतलब वो मूवमेंट करते नहीं, एक ही जगह रहेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला, एसिटाबुलेरिया, ठीक है। अब बेटा ये क्लोरेला नाम का जो एल्गी है, ठीक है, हाँ हाँ, चल बाय बाय, हाँ बाय बाय, ओके यस थैंक यू बेटा। ओके, सो नॉन मोटाइल जो एल्गी होते हैं उसमें एग्जांपल है, हाँ बाय, हाँ क्लोरेला। तो देखो नॉन मोटाइल एल्गी जिसको हम लोग क्लोरेला कहते हैं, देख इसमें ये रेफरेंस आएगा जब हम लोग फोटोसिंथेसिस नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, तब ये बेटा क्लोरेला नाम का एल्गी आपको एज ए रेफरेंस आएगा, ठीक है। मतलब जो केल्विन साइकिल है, जो रिसर्च हुआ था फोटोसिंथेसिस का, वो इसी एल्गी के ऊपर हुआ था, पक्का। एक और बात बेटा, मैंने एक और एल्गी का नाम बताया था, आपने भी अभी बताया मुझे, एसिटाबुलारिया, बराबर, ठीक है। अब इसके बारे में भी एक चीज मैंने बताई थी कि ये जो एल्गी है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो जैसे ही आपको लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जाए तो ये वो एल्गी है। और इसके बारे में एक और चीज, जब आप जेनेटिक्स नहीं, जब आप सेल ये चैप्टर पढ़ते हो, तो सेल इस चैप्टर में देखो एक साइंटिस्ट था, उनका नाम है बेटा हैमरलिंग, ठीक है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट, फेमस है वो, ठीक है। हैमरलिंग, क्योंकि एसिटाबुलारिया ये जो एल्गी है इसमें रीजनरेशन का भी पावर बहुत बढ़िया होता है, तो हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसके लिए इसी एल्गी को यूज किया गया था। अब इससे क्या प्रूव होता है, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, ठीक है। तो जो कुछ भी कंट्रोल होता है, पहले तो इतना क्रोमोसोम ये सब डिस्कवर नहीं हुआ था, बट ये भाई साहब ने ऐसा बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया है ना, इससे साबित होता है कि ठीक है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। सेल में जो कुछ भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, वो न्यूक्लियस करता है। बाद में हमने डिस्कवर किया कि हाँ भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो अभी का मुद्दा है नहीं, ये तो बाद में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट, पक्का, ठीक है। तो ये हो गया बेटा यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में। उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट पे, एक बात आप समझो, मैं कुछ कुछ चैप्टर के बेटा लिंक यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने देखो क्लोरेला बोलते ही आपके दिमाग में कौन सा चैप्टर आना चाहिए बताओ, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है। हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सो ये इस तरह से बेटा आप इंटरलिंकिंग करो, ज्यादा स्कोर करने के लिए इंटरलिंकिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। हर चीज बुक की कॉन्सेप्ट बेटा जुड़े हुए होने चाहिए। एनीवे, अभी सेकंड पॉइंट आता है, डेफिनेटली बेटा अभी आप लोगों ने पढ़ा कि कुछ एल्गी जो होते हैं वो कॉलोनी बना लेते हैं, सही है। यस, अब भी एग्जांपल क्या था वो,
वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स ना वॉलवॉक्स। ठीक है, अब इसके एक मजेदार बात बताता हूँ। इसकी जो कॉलोनी होती है ना, इसकी कॉलोनी को हम लोग बोलते हैं सिनोबियम। ठीक है, इसको बोलते हैं सिनोबियम। पता है सिनोबियम का क्या मतलब होता है? ठीक है, मैं आपको पूछता हूँ। सपोज मान लेते हैं आपने कोई कॉलोनी देखी होगी, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, सोसाइटी। अब उस सोसाइटी में कितने भी घर हो सकते हैं ना, मतलब कॉलोनी कैन हैव यस एनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यस और नो, एनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जो इनकी जो कॉलोनी बनती है, सपोज ये कॉलोनी है, आप एनसीईआरटी में भी आपके इसकी कॉलोनी का दिया हुआ है। अब इसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो फिक्स्ड है। मतलब इसमें मान लेते हैं, अभी पूरा तो ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है, बट ये सारे जो इंडिविजुअल एक दूसरे से कनेक्टेड है इस कॉलोनी में। और बेटा ये जितने भी इंडिविजुअल है उनका नंबर फिक्स्ड है। मतलब मान लेते हैं कि इसमें टोटल जो इंडिविजुअल सेल्स है बेटा वो 32 है ना। 32 इंडिविजुअल से मिलकर के ये कॉलोनी बनी हुई है। दिस इज अ कॉलोनी। नाउ सबसे मजेदार बात क्या है, इसको समझो। अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी अभी, इफ यू डोंट हैव, इट्स नॉट इशू। अगर आपके पास जब भी एनसीईआरटी होगी तो उसमें देखना कि बीच में है ना इस तरह से बेटा ये लोग, मतलब ऐसा मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, दो बेटा छोटी छोटी कॉलोनी पैदा हो रही है, इनको हम लोग डॉटर कॉलोनी बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये डॉटर कॉलोनी जब बड़ी हो जाएगी, मतलब इससे जो बड़ी कॉलोनी बनेगी, ठीक है, तो पता है इसमें कितने इंडिविजुअल्स होंगे? कितने होंगे? 32 ओनली 32, बिल्कुल। मतलब सपोज अगर कॉलोनी में 64 है इंडिविजुअल, तो बेटा जो भी कॉलोनीज पैदा होती है 64 उससे, उसमें उतना ही इंडिविजुअल्स होंगे। मतलब व्हाट इज अ सिनोबियम? सिनोबियम का मतलब है व्हेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए कॉलोनी इज फिक्स्ड ऑलवेज, इट्स विल नॉट चेंज। आर यू श्योर? समझ में आया? चलो लिख यस भी सर देता हूँ, है ना। व्हाट इज सिनोबियम? द नंबर ऑफ individuals in colony is fixed। उतने ही होंगे बेटा हमेशा, जब भी आप देखोगे ऑलवेज सेम नंबर ऑफ इंडिविजुअल यू कैन काउंट। ठीक है, तो एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी पैदा होती है, इसको बोलते हैं सिनोबियम। ठीक है, तो ये जो है ना, इनको हम लोग बोलते हैं डॉटर कॉलोनीज। तो एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी पैदा होती है। ठीक है, एंड सो दैट दिस वे इज कॉल्ड एज द सिनोबियम। डन, बढ़िया है। तीसरा बेटा जो चीज है जिसको हमें समझना पड़ेगा, और थर्ड टाइप है, देखो अभी हम लोगों ने बोला कि जो कॉलोनीज होती है वो फिलामेंटस हो सकती है कि नहीं? फिलामेंटस, बट फिलामेंटस में भी दो टाइप है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा स्पाइरोगायरा या तो यूलोथ्रिक्स, ये जो है ना, इनके जो ब्रांचेस निकलती है, मतलब ये जो फिलामेंट होते हैं उसमें कोई ब्रांच नहीं होती। they don't have any branches, they are straight है ना, yes yes so no branch, but see somewhere it is branched। मतलब जो फिलामेंट बनते हैं दे आर ब्रांच्ड। इसमें एक एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हो, एग्जांपल इस कारा, CHARA, कारा। चारा मत बोलना, कारा। ठीक है, अब ये जो होते हैं, मतलब ये ऐसा अगर ये है, इसके ऊपर बेटा देखो यहाँ ब्रांचेस आ गए बहुत सारे, यहाँ ब्रांचेस आ गए बहुत, इस तरह से। तो दे हैव द ब्रांचेस। ठीक है, सो some have the branched filamentous structures and some have unbranched filamentous structures। क्लियर है? समझ रहे हो ना, सिंपल है। यस सर बेटा ये जो है यस ना कारा, इसको आप 12th स्टैंडर्ड का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नाम का चैप्टर है, ठीक है, उसमें फिर से बेटा रिविजिट करोगे, फिर से एक बार आपको कारा, ये जो एल्गी है वहां पे मेंशन होता हुआ दिखाई देगा, बट इन द 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, सुंदर कार्यक्रम है। बट बेटा देखो, एक तो हम लोग बोलते हैं और कुछ एल्गी है जिनको हम लोग बोलते हैं मैक्रोफिलामेंट। अब ये मैक्रोफिलामेंट जो होते हैं बहुत बड़े एल्गी होते हैं, बहुत बड़े, मतलब ठीक है, उनकी बेटा हाइट जो है वो 100 मीटर हो सकती है। ठीक है,
आप समझते हो 100 मीटर कितना होता है? कैन यू गेस? बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ा जहाज, शिप जो है वो फंस जाएगा उसमें जा करके। ठीक है, दे आर वेरी ह्यूज। इनको हम लोग डेविल कहते हैं, डेविल एल्गी। सो दे आर वेरी वेरी ह्यूज। मतलब आप जाओगे तो आप उनके सामने चींटी भी नहीं हो। यू आर सो स्मॉल इन फ्रंट ऑफ दिस ऑल एल्गीज। आप इमेजिन करो, ये यूनिसेलुलर एल्गी है। यूनिसेलुलर कितना छोटा होता है? आपके हाथ में बेटा ऐसे मिलियंस अब आ जाएंगे, इतने छोटे छोटे यूनिसेलुलर एल्गी। और ये देखो मैक्रोफिलामेंट, आप इनके सामने बेटा छोटे हो जाओगे। ठीक है, इतने छोटे। तो आप देखो, मतलब खास करके जब ओशंस के अंदर का दिखाते हैं, सबमर्ज जो है ना, लोग जाते हैं तो बड़े बड़े एल्गी ऐसे लगते हैं कि कोई पर्दे लगा के रखे हैं आजू बाजू में। हैव यू सीन लाइक दैट? है ना, रेडिश कलर के पर्दे लगे होते हैं ऐसे, और उनके अंदर से बेटा लोग तैरते हुए जाते हैं। इफ यू कैन सी दैट, यस आई विल शो यू। बट दिस मैक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो बहुत बड़े हैं। मतलब बहुत सारे शिप जो होते हैं ना, बहुत सारे शिप, उनके जो नीचे होता है ना एक आरी लगी होती है गोल गोल घूमने वाली। पता है ना आपको ये? ठीक है। इसका फायदा होता है या तो अगर वो जो आइसबर्ग से जाते हैं तो अगर कहीं नीचे बर्फ वगैरह आ गई, है ना, जिसकी वजह से टाइटैनिक भी डूबा था, है ना, तो वो उसको भी काटते हैं। और अगर सपोज मान लेते हैं अगर ये एल्गी वगैरह कहीं फंस गए, ठीक है, तो इनके वजह से बेटा पूरा का पूरा शिप डूब सकता है। तो बेटा उनको सॉरी, काटने के लिए नीचे से अगर कहीं अटक गया तो वो कटता रहे, इसलिए नीचे बड़े बड़े आरे लगे होते हैं जो कि रोटेट होते रहते हैं। ठीक है। सो बेटा समझने वाली बात यही है सिंपल, कि बहुत बड़े एल्गी होते थे यार, वेरी ह्यूज। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो ये इतने ज्यादा बड़े होने के चक्कर में, ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसमें क्या क्या एग्जांपल है। जैसे कि सार्गेसम, या तो फ्यूकस। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स। तो ये जो एल्गी है, दीज आर वेरी ह्यूज। यस, समझ लो। सो ये रहा बेटा सब कुछ अबाउट वर्ड दी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, है ना। क्या आपने ये नोट किया सबने? आप बोलिए। सर केल्प मैक्रोफिलामेंट में नहीं आएगा? क्या बेटा? केल्प। हाँ, वो केल भी बहुत बड़े होते हैं, बड़े ही इसमें आता है। ठीक है, ओके सर। मैक्रोसिस्टस बोलते हैं ना, मैक्रो नाम से समझ में आता है। ठीक है। सो सार्गेसम है, फ्यूकस है ना, ऑल दीज एल्गी आर वेरी ह्यूज। अभी देखेंगे हम लोग वन बाय वन एग्जांपल के साथ में, आपको देखने को मिलेंगे। खास करके ये ब्राउन एल्गी है, ये बात याद रखो। जितने भी है ना ये बड़े बड़े से जो एल्गी है वो ब्राउन एल्गी है। ठीक है, ठीक, मोस्टली ब्राउन एल्गी। पक्का? यस, लिख लो भाई, फटाफट उतार लो। ये नोट से आपके पास होने चाहिए। डन। सर एक क्वेश्चन है, अगर क्लमाइडोमोनास का किंगडम पूछे अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो क्या आएगा? प्लांटे या प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा। प्लांटी में नहीं आएगा वो। यू नो द ड्रॉबैक ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम। पहली ड्रॉबैक है नो प्लेस फॉर द वायरस, करेक्ट है? हाँ, यस सर। और एक ड्रॉबैक है उसका, और एक बहुत सारे हैं, उसमें से एक और ये है कि दिस किंगडम सिस्टम कैन नॉट प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एल्गी। अरे वो एल्गी है ना, तुम उसको यूनिसेलुलर कह के अलग कर दिए, बट वो एल्गी है ना। ठीक है, आपको एक बात बताता हूँ मैं, बड़े ध्यान से समझना। आपने प्रोटिस्टा पढ़ा है क्या? यस सर। सबने प्रोटिस्टा पढ़ा। उसमें बेटा आपने डायटम्स को पढ़ा क्या? यस सर। यस वो फोटोसिंथेटिक होते ही नहीं होते? गोल्डन एल्गी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, है ना, डेस्मिड्स। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उनको हमारी एनसीईआरटी लिखती, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, लिखा है ना। यस सर। यस पता है उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? जिस ग्रुप्स में बिलोंग करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी।
डायटम और गोल्डन एल्गी, डेस्मिट, ये बेटा Brown. कॉमन नहीं है। ब्राउन तो नहीं, ब्राउन वगैरह एल्गी नहीं बोलते तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, एल्गी थोड़ी बोल रहे हो। गोल्डन एल्गी क्यों बोल रहे हो उसका? पता है उनको जब प्लांट किंगडम में रखा गया था तो उसके ग्रुप को हम लोगों ने क्राइसोफाइट बोला था। क्या बोला था बेटा? क्राइसोफाइट्स बोलते हैं उनको। ठीक है, अभी भी प्रोटिस्ट में भी उनको एज ए क्राइसोफाइट ही पढ़ाया जाता है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है वो। क्या बेटा? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, क्राइसोफाइट्स। यस, CRYSO क्राइसो। Yes, sir. इवन डाइनोफ्लैजेलेट्स, वो भी फोटोसिंथेटिक है। डाइनोफ्लैजेलेट भी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। ठीक है, समझ रहे हो? तो अगर आप टू किंगडम सिस्टम को फॉलो करोगे तो बेटा तुम्हारे जो डाइनोफ्लैजेलेट्स, डेस्मिड्स, डायटम्स, क्लैमाइड, सब 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 बेटा कहाँ पे आ जाएंगे? प्लांट किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम है ही नहीं ना टू किंगडम सिस्टम में। ठीक है, तो ये सब चीजें है ना, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे 5 किंगडम सिस्टम के बाद में ना एक पैराग्राफ है पूरा, उसमें लिखा है उन्होंने, है ना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, इनके नाम लिखे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, और उसमें ये मेंशन किया है। ठीक है, चलो, तो ये एनसीईआरटी में पूरा डायलेमा जो है मेंशन किया है, तो थोड़ा सही ढंग से पढ़ना उसको। यस और नो? क्यों? Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया है। तो ये एकदम से साफ क्लियर हो गया कार्यक्रम? कोई प्रॉब्लम है इसमें? सारे एल्गी पता हो गए है ना, अलग अलग साइज शेप के हो सकते हैं, इतना ही यहाँ पे कुछ भी। अभी इसके बाद जो पॉइंट आता है ना, वो आता है बेटा रिप्रोडक्शन वाला। ठीक है, इसके बाद का जो पॉइंट है बच्चों वो है रिप्रोडक्शन का। देखो, अब जो एल्गी है वो 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, जैसे कि एक जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। अब इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला जो प्रकार है, इसको अगर हम लोग देखें, नोटिस करें, तो हमें क्या समझ में आएगा? दूसरा एक है कि दूसरा टाइप है, उसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और तीसरा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो 3 डिफरेंट चीजें हम लोगों को समझनी पड़ सकती है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, है ना, इसको बेटा हम लोग कंसिडर करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसमें एक्चुअली क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? बहुत आसान है। देखो, एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक असेक्सुअल ही टाइप है। ठीक है, मतलब इसमें गैमेट नहीं बनते और वगैरह वगैरह, बट इसमें वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बडिंग, है ना, बडिंग होगा, Yes, sir. है ना। बडिंग इज टेक प्लेस इन द यूनिसेलुलर एल्गीज। तो बेटा यूनिसेलुलर एल्गी आपको बडिंग शो करेंगे। ठीक है, इवन सम मल्टीसेलुलर एल्गी विल शो द बडिंग, बडिंग होगा, बड डेवलप होगा। दूसरा होता है बेटा बाइनरी फ्यूजन। अब ये बाइनरी फ्यूजन तो आपको बेटा ओनली यूनिसेलुलर एल्गी में 100% देखने को मिलता है। ठीक है, ऑलवेज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज ऑलवेज इन द यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है, तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्रेगमेंटेशन। अभी फ्रेगमेंटेशन तो बहुत ही आसान चीज है। अभी फ्रेगमेंटेशन आप समझ सकते हो ना। अब ये फ्रेगमेंटेशन यूनिसेलुलर एल्गी में तो होगा नहीं, इट इज ऑलवेज इन द फिलामेंटस एल्गी। समझ रहे हो? अभी यार देखो, ये एक ऐसा एल्गी है, लॉन्ग है, थ्रेड लाइक है। अब ये बीच से टूट गया, अब टूट गया तो 2 टुकड़े हो गए, इससे अलग स्पाइरो गायरा, इससे अलग स्पाइरो गायरा, धन्यवाद, थैंक यू, है ना, ये चीज हो गई। बराबर है, मतलब एक एल्गी टूटा, 2 एल्गी बन गए, ये बात है। तो वो ग्रो हो जाएंगे, वो ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, सो इसको बोलते बेटा ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना, आसान,
है ना इजी। Yes. या तो बर्ड बनेगा या तो बाइनरी फ्यूजन, बट बडिंग और बाइनरी फ्यूजन आपको यूनिसेलुलर एल्गी में देखने को मिलता है, बट फ्रैगमेंटेशन आपको फिलामेंटस एल्गी मतलब मल्टी सेलुलर एल्गी में आपको देखने को मिलेगा। पक्का। उसके बाद में सबसे बढ़िया चीज है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ये लिखा क्या आपने, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला कार्यक्रम लिखा सबने? यस सर। आगे चलते फिर आगे चलते बेटा, देखो हम लोग एक और बात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी एक्चुअली एसेक्सुअल, देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो एक जैसे ही बनते हैं, क्लोन बनते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट आपने रिप्रोडक्शन पॉइंट पढ़ा होगा लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है, तो मैं ज्यादा उसमें समय नहीं लगाऊंगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे होता क्या है, देखो हम लोग एक ही पॉइंट को देखते हैं कि कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा जो रिप्रोडक्शन करने के लिए ही बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होगा बेटा, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, पक्का। तो बेटा बहुत सारे एल्गी स्पोर्स बनाते हैं, मतलब एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं ठीक है, इजी है ना। अब हो सकता है स्पोरोजेनेसिस जब भी वो करते हैं तो दो प्रकार के स्पोर बना सकते हैं, ठीक है। कैसे स्पोर बनेंगे, दो प्रकार के देख लेते हैं। दो प्रकार के स्पोर होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं बेटा मोटाइल स्पोर। स्पोर मोटाइल होते हैं मतलब फ्लैजेलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा जू स्पोर, क्या बोलते हैं उनको, जू स्पोर, ठीक है। जू स्पोर हमेशा मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, पक्का, यस और नो। और डेफिनेटली बेटा बाकी Yes, दूसरे sir. स्पोर कैसे होंगे रे, Non-motor. नॉन मोटाइल। देखो ये स्पोर बनाया ही गया है रिप्रोडक्शन करने के लिए, फ्रैगमेंट रिप्रोडक्शन करने के लिए नहीं बना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी कोई स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन करने के लिए असेक्सुअली बनाया जाए, है ना, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, तो इसको हम लोग प्रॉपर केस, प्रॉपर मायने में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अभी जू स्पोर मोटाइल स्पोर है, फॉर एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास में आपको देखने को मिलेगा जू स्पोर, ठीक है। अभी नॉन मोटाइल स्पोर में जो स्पोर होता है, अभी आपने फंगस अगर पढ़ा होगा तो, शायद नहीं पढ़ा होगा अभी तक, बट फंगस पढ़ोगे ना तो उसमें आपको बेटा स्पोर्स के नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। फंगस में हम लोग जू स्पोर्स को एक और नाम देते हैं, वो है बेटा प्लानोस्पोर। प्लानो मतलब होता है मोटाइल, प्लानो प्लानो प्लेन, ठीक है। तो प्लानो जो होता है वो मोटाइल है, इसीलिए नॉन मोटाइल स्पोर्स को हम लोग ए प्लानोस्पोर Planospore. कहते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है। एक्चुअली अ प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर का मतलब ही होता है ना, अ नॉन मोटाइल स्पोर। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये चीज होती है, बट ये जो ए प्लानोस्पोर बनते हैं इनके ऊपर जो सेल वॉल बनती है वो थोड़ी थिन सेल वॉल होती है, कोई इनके ऊपर कोई फ्लैजेला नहीं होता, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो बनते हैं डेफिनेटली बेटा इनके ऊपर भी थिन, बट दे हैव फ्लैजेला, सो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दोनों में इतना ही फर्क है। Sir, नाउ non-motile they do not have flagella, right? यस, नॉन मोटाइल है तो फ्लैजेला नहीं है, फ्लैजेला नहीं है तो इसीलिए वो मूवमेंट नहीं करता, Okay, इजी, sir. ओके। बट बेटा बाकी और भी इसके दो, उसके कुछ अलग टाइप के स्पोर हमको देखने को मिलते हैं, ये थोड़ा अभी मैं एनसीईआरटी से ज्यादा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना आप? Yes, sir. ओके, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये चीज लिख ली है क्या? Yes, sir. एक मिनट। Sir, 1 minute. Yes, sir. ठीक है ना।
तो देखो नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट देख लिए, जैसे फ्रेगमेंटेशन आपको समझ में आ गया, फिजन आपको समझ में आता है, ठीक है। इवन ट्यूबर्स भी बनते हैं, इवन यू कैन राइट डाउन, है ना, इनमें ट्यूबर्स भी बनते हैं एल्गी में, ठीक है। ट्यूबर जैसे कि प्लांट्स में बनते हैं वैसे ही बेटा, ठीक है। बहुत सारी चीजें बनती है यार, मतलब देखो आप जितना, क्योंकि ये डाइवर्सिटी है, अगर हम डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन सी। बट जूस्पोर एक बहुत ही, हमेशा याद रखना, जूस्पोर जो मैंने बनाया उसमें 2 ही फ्लैजेला बनाए, ठीक है। तो ये जूस्पोर आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी। बट देखो कभी कभी जूस्पोर्स में 4 भी फ्लैजेला होते हैं, मतलब इसको क्वाड्री फ्लैजेलेट या बाय फ्लैजेलेट ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। नाउ दिस इज टू मच, मतलब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो होता है यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स में जो जूस्पोर बनते हैं उनमें 4 फ्लैजेला होते हैं। क्लैमाइडोमोनास में जो जूस्पोर बनता है उसमें 2 ही फ्लैजेला होते हैं, बाय फ्लैजेलेट, क्वाड्री फ्लैजेलेट ऐसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो उतना ज्यादा नोटिस करने की जरूरत नहीं है। प्लानोस्पोर बेटा देखो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आपको याद रखना है तो यूलोथ्रिक्स में बेटा, यूलोथ्रिक्स में आपको ए प्लानोस्पोर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपको ये नोटिस करना कि यूलोथ्रिक्स में, है ना, आपको क्वाड्री फ्लैजेलेटी ये भी देखने को मिलता है, मोटाइल या तो बेटा नॉन मोटाइल भी आपको देखने को मिलेगा स्पोर, ठीक है। सो ये थोड़ा सा क्लियर रखो। अभी देखो ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, इसके बाद में जो वर्ड लिखना हो ये लिख लिया था ना अभी तक। देखो अकाइनेट, ये क्या होता है? अकाइनेट्स आर फॉर्म अंडर These अनफेवरेबल are thick कंडीशन, walled. बिल्कुल ये भी बिल्कुल अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। और देखो इसके और इसमें डिफरेंस ये है कि इसका जो वॉल होता है ना वो बड़ा ही थिक होता है, मतलब इट हैज अ वेरी थिक वॉल, ठीक है। सो दैट दे हैव द थिक वॉल, थिक प्रोटेक्टिव वॉल, मतलब बहुत ही हार्श अनफेवरेबल कंडीशन जब भी आती है तब बेटा अकाइनेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ये भी नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर से ऑब्वियसली, ठीक है, लाइक प्लानोस्पोर्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसके बाद एक तीसरी चीज आती है, तीसरी चीज होती है बेटा जिनको हम लोग बोलते हैं हाइप्नोस्पोर, बराबर समझ आए, HYPNOSPORE, ठीक है। देखो ये भी थिक वॉल्ड होते हैं हाइप्नोस्पोर्स, ठीक है। तो ये बहुत दिनों तक टिक सकते हैं, इनकी खासियत ये है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। मतलब ये होता है कि हाइप्नोस्पोर्स आर थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स, वो एक्चुअली जो भी है अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर प्रोलॉन्ग्ड अनफेवरेबल कंडीशन दे कैन सर्वाइव, ठीक है। सो दैट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट वन थिंग आई विल टेल यू हियर, अभी इसका जो वॉल है ना, वो तो ठीक है, बट इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी बेटा ऐसा टफ बन जाता है। इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म, वॉल तो थिक है, हैज अ थिक वॉल, ठीक है, दिस इज अ थिक वॉल। बट बेटा इनसाइड जो प्रोटोप्लाज्म है, मतलब जो इनसाइड मटेरियल होता है ना प्रोटोप्लाज्म, वो भी जम जाता है पूरा, मतलब ज्यादा से ज्यादा दिनों तक बिल्कुल हार्ड कंडेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्ट, सो विल फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म सिस्ट, ठीक है, पक्का है। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तब जा करके, और ये जो होते हैं आपको, जैसे कि एग्जांपल में बता दूं तो क्लैमाइडोमोनास में आपको बेटा देखने को मिलेगा हाइप्नोस्पोर्स, दे कैन बी सीन इन केस ऑफ व्हाट द क्लैमाइडोमोनास, ठीक है, पक्का हो गया, Yes, sir. ठीक है। तो बहुत सारे हैं यार, मतलब देखो नाम, टू सो मेनी स्टेजेस आर देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसके बारे में बात की है, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आप लोगों ने इवन प्रोटिस्टा किंगडम में यूग्लेना पढ़ा होगा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो ये यूग्लेना होता है ना, जैसे इवन क्लैमाइडोमोनास में और यूग्लेना में एक स्टेज आती है, ठीक है, एक स्टेज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पामेला स्टेज, ठीक है। अब ये बियॉन्ड एनसीईआरटी जा रहे हैं हम लोग, माफ करना मुझे है,
पामेला स्टेज, अभी पामेला स्टेज क्या होती है, देखो अभी ये सपोज एक सेल है ना। अब ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद में है ना, हर एक सेल के ऊपर बेटा साइटोप्लाज्म जमा हो जाएगा, ठीक है। एंड एवरी सेल एज वेल एज दिस एंटायर सेल, ये जो ओन सेल है, जो बड़ा वाला सेल है, ठीक है, जिसका साइज जो बढ़ गया था ये, और हर एक बेटा इंडिविजुअल जो अंदर स्पोर जैसी चीज बनी है, इन सब के ऊपर बेटा म्यूकस जमा हो जाता है। अब देखो म्यूकस क्या करेगा, डेसिकेशन से या ड्राई वेदर से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी होगी वाटर की, पानी की कमी हो गई, ठीक है, तालाब पूरा सूख ही गया तो वहां के तो अलगी मर जाएंगे ना। अरे समझ रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। सो देखो ये अपने वो तो लाइफ साइकिल को चलाते रहेंगे, ठीक है। सो इनके अंदर देखो हो सकता है कभी कभी पामेला स्टेज में कुछ एल्गी जो है वो मोटाइल भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। बट खास करके देखो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे क्लैमाइडोमोनास का, जिसमें बेटा ये स्टेज आती है, ये जो होता है ना, ये म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर भी जो स्पोर्स हैं उनमें भी बेटा म्यूकस मेम्ब्रेन बन जाता है, बाहर भी बेटा इस तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलता है, पक्का। एक पूरी फैमिली है जिसको पामेलेसी बोलते हैं, जिसमें ये पामेला स्टेज नॉर्मली देखने को मिलता है, ठीक है। यस Sir, this is also seen in euglenites, ना? यस, दिस इज आल्सो सीन इन द यूग्लेनाइट्स, ठीक है। Okay, sir. जो भी मोटाइल होते हैं ना, मोटाइल फ्लैजेलेटेड और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एल्गीज, ठीक है, उनमें बेटा ये स्टेजेस आपको देखने को मिलेगी। सर। हाँ बोलिए। सर यूलोथ्रिक्स में आपको पूरा मोटाइल और नॉन मोटाइल सेक्शन दोनों स्टेज, दोनों चीजें आपको, दोनों प्रकार के स्पोर्स को बनाते हुए दिखेगा आपको। ओके। देखो ये जू स्पोर वाली जो चीज बनती है ना, वो फेवरेबल कंडीशंस में बनाते हैं, समझ रहे हो। और जो नॉन मोटाइल जो थिक वॉल्ड वाली जो चीजें बनती है वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है। इन दोनों में फर्क है, इसको थोड़ा सा याद रखो कि वो कब बनाएंगे। जैसे यूलोथ्रिक्स दोनों ही चीजें करता है, ठीक है, यूलोथ्रिक्स ये भी करेगा मान लेते हैं, ठीक है, बट ये तभी करेगा जब उसको स्टोर करके रखना है चीजें, या तब बेटा जब वो है ना फेवरेबल कंडीशंस में ग्रो होना है, लाइक दैट दे विल डिफरेंशिएट, ठीक है। ऑब्वियसली ये यूग्लेना भी देखने को मिलता है, पामेला स्टेज, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, पक्का। कुछ नहीं है, आपको ऐसे याद रहे, जिलैटिनस मैट्रिक्स बनता है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूसिलेज वाला पूरा, ठीक है। जिलैटिनस मैट्रिक्स में बहुत सारे जो स्पोर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। डन, क्लियर है क्या? यस सर। ओके। यस सर। तो ये सारा कार्यक्रम हो गया बेटा, जिसको हम लोगों ने बोला व्हाट वी कैन से रिप्रोडक्शन के बारे में जो हमने बात की है, ठीक है। कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो प्रकार के स्पोर्स बन सकते हैं, या तो मोटाइल स्पोर बनेंगे या तो नॉन मोटाइल। अब मैं एक चीज आप सबको एक चीज बता देता हूँ, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे इस दो वर्ड्स में बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ड कौन सा है देख लो। अरे रिकॉर्ड हो रहा है ना वीडियो? हाँ चलो। तो ये वर्ड कौन सा है देखो, वर्ड है जूस्पोर, और वर्ड है बेटा जाइगोस्पोर, ठीक है। एंड सम स्टूडेंट गेट कंफ्यूज। अब फर्क क्या है? जूस्पोर जब भी, मतलब जैसे कि आप फंगस को पढ़ोगे ना, तो जूस्पोर मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर है, ठीक है, मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर। एंड जाइगोस्पोर जो होता है वो एक सेक्सुअल स्पोर होता है, जो स्पेशली हमेशा जाइगोमाइसिटिस ग्रुप जो है उसमें आपको देखने को मिलता है, करेक्ट है ना।
क्योंकि देखो दोनों शुरू जेड से होते हैं और उनका एंडिंग स्पोर पे है। ठीक है, तो फंगस में आपको बेटा जाइगोमाइसिटस में दोनों प्रकार के स्पोर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसमें जूस्पोर भी बनते हैं क्योंकि प्लानोस्पोर बनाता है जाइगोमाइसिटस, जूस्पोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जूस्पोर इज अ सेक्सुअल स्पोर एंड जाइगोस्पोर इज अ सेक्सुअल स्पोर। जाइगोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनता है, तो इसीलिए जाइगोट को ही हम लोग जाइगोस्पोर कहते हैं। बात क्लियर है क्या? अरे समझ रहे हो? ये देखो, ये गैमिट है, ये गैमिट है, ये गैमिट एक दूसरे से फ्यूज हो गए, 2n बना जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है, अब ये जो जाइगोट बनता है ये 3 सेल वाला होता है, 3 सेल वॉल है इसके ऊपर। कुछ देर बाद में, क्योंकि इसको खुद को प्रोटेक्ट कराना है, इसीलिए इसके ऊपर थिक कोटिंग आ जाती है। जाइगोट इज गेट कोटेड बाय अ थिक वॉल। तभी से मैं इसी जाइगोट को क्या बोलना लग जाता हूँ? जाइगोस्पोर। आया समझ में? बट बना कैसे? ये सेक्सुअली, इसीलिए वो सेक्सुअल स्पोर है। रिमेंबर दिस डिफरेंस। क्लियर है क्या? यस। बहुत ही बढ़िया है यार, कार्यक्रम ही सही है ये। क्या बेटा, कोई कंफ्यूजन है? पूछ लो सबको, है ना? अब आते हैं बच्चों, कुछ पूछ रहे हो? कोई किसी का आवाज आ रहा है मुझे? एनीवे, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये बहुत ही नॉर्मल सा मुद्दा है जो हमें समझना है। बहुत सिंपल और साधारण पॉइंट मैंने आपको बात बताई है। अब और आगे एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर वो जाइगोमाइसीट्स है या जाइगोमीसीट्स? हाँ, वही है जाइगोमाइसिस। ठीक है, ओके सर। डन। ओके, दैट वाज माय मिस्टेक। इतना फास्ट लिख रहे कि बस, है ना, खत्म ही कर रहा है आज ही, है। सो बढ़िया है। यस सर। सो और कुछ नहीं ना? अच्छा, नो तो सर। देखो हाँ, अभी तो देखो हम लोग ये सिंपल से मुद्दे पे आते हैं कि इसके बाद में ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी ये वर्ड आता है तो उसमें हमेशा हमारे दिमाग में आना चाहिए, पहला तो उसमें सेक्स ऑर्गन बनेंगे। अभी सेक्स ऑर्गन को हम लोग एल्गल लेवल पे, फंगस के लेवल पे गैमेटेंजिया बोलते हैं। जैसे कि स्पोरेंजिया, ये वर्ड मैंने आपको बताया था। स्पोरेंजिया का मतलब क्या होता है रे? स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। गैमेटेंजिया का मतलब क्या होगा? गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। मतलब ये कौन हो गया यार? सेक्स ऑर्गन ही होंगे और क्या नहीं। ठीक है, तो ये गैमेटेंजिया प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब सेक्स ऑर्गन ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली जो भी गैमेटेंजिया बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, या तो हम लोग बोलेंगे कि गैमेटेंजिया विल प्रोड्यूस द गैमेट, तो गैमेट प्रोड्यूस होना चाहिए। तीसरी चीज है बेटा यूनियन, मतलब सिंगैमी। मतलब देखो, कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जब भी हम लोग चीज यूज करते हैं तो उसमें हम लोग 3 बातें डेफिनेटली देखते हैं। ये सेक्स ऑर्गन बनेगा, फिर गैमेट बनेगा और वो गैमेट फ्यूज हो जाएंगे। ये 3 स्टेप हमें, है ना, ऑब्वियसली देखने को मिलती है। बट अगर बताओ, अगर सोचो गैमेट एक जैसे ही है तो, सारे गैमेट मोटाइल है तो, है ना, होता है, बहुत बार होता है कि नहीं? तो हम लोग बोलते हैं यार ऐसे कंडीशन में 3 प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या 3 प्रकार की सिनगैमी देखने को मिलती है। सिनगैमी एक पहली टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोगैमी। ना यार, इसका क्या मतलब हुआ आइसोगैमी का? आइसोगैमी का मतलब होता है कि द गैमेट्स आर एक्चुअली बिहेवियर के हिसाब से, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, जेनेटिक के हिसाब से एक जैसे ही है। ठीक है, मतलब देखो हम लोग बोलते हैं कि आइडेंटिकल गैमेट वहां पे होंगे, आइडेंटिकल। ठीक है, गैमेट। तो जब भी मॉर्फोलॉजिकली या बिहेवियर के हिसाब से और हर तरफ से जब वो गैमेट सेम हो, ठीक है, जैसे अभी ये गैमेट है, ये स्मॉल है, मोटाइल है, दूसरा गैमेट है, ये भी स्मॉल है, मोटाइल है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और इनका जो यूनियन होगा, इसका जो सिनगैमी होगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आइसोगैमी बोलूंगा। क्यों? क्योंकि जो गैमेट फ्यूज हो रहे हैं वो एक जैसे ही है, बिल्कुल एक जैसे हैं। इसमें तो एक मजेदार बात यह है
कि इसमें आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा मेल गैमेट और कौन सा फीमेल गैमेट। ठीक है, तो आइसोगेमी में मुद्दा बहुत या अच्छे से याद रखो। ठीक है, नो डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पे हम लोग मेल फीमेल गैमेट ये वर्ड ही यूज नहीं करते। ठीक है, इसको हम लोग कहते बेटा आइसोगेमी, है ना, मतलब आइसोगेमिट्स का फ्यूजन आइसोगेमी, है ना। तो गैमेट्स आर टोटली सिमिलर जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली, है ना, फिजियोलॉजिकली दे आर सिमिलर। कोई भी वे से देखो दे आर ऑल सिमिलर। आर यू श्योर? क्लियर है? आइसोगेमी सर समझ में आती है बात? Yes, हाँ sir. बोलिए। सर आइसोगैमी में अगर मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं होंगे तो उसमें प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन होंगे। देखो, इफ दे आर जेनेटिकली सिमिलर दे आर नॉट प्लस और नॉट माइनस ऑल्सो। जैसे आपने प्लस माइनस बोला वैसे बेटा वो आइसोगेमी नहीं है। ओके सर। ठीक है, यू आर नॉट डिफरेंशिएटिंग देम इन एनी वे। जेनेटिकली नहीं है तो प्लस माइनस स्ट्रेन कब बोलते हैं हम लोग? जब हम मानते हैं कि दो डिफरेंट है, प्लस मतलब और माइनस मतलब जेनेटिकली डिसिमिलर, जो कि आपको बैसिडियोमाइसिट्स में देखने को मिलता है। दो माइसेलियम फ्यूज होते हैं, ठीक है, बट बोथ ऑफ देम, बोथ द माइसेलियम आर जेनेटिकली डिसिमिलर। तब हम लोग बोलते हैं प्लस और माइनस स्ट्रेन। ये वर्ड हम लोग बैसिडियोमाइसिट्स में, फंगस में बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। है ना, तो बढ़िया है। सो दिस इज वेरी सिंपल, बहुत नॉर्मल है। चलो उसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है डेफिनेटली बेटा अनआइसोगेमी। अब बेटा आप में से सब बच्चे इतने टैलेंटेड है, इतने टैलेंटेड है, इतने टैलेंटेड है, सब जानते हैं अनआइसोगेमी का मतलब क्या है। ऐसा कौन है नहीं जब जानता अनआइसोगेमी का मतलब क्या है? अरे आइसोगेमी का अपोजिट है कि नहीं? Similar gamete. कम से कम वो जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे, जैसे प्लस माइनस स्ट्रेन। ठीक है, इन एनी वे द गैमेट्स आर डिफरेंट। मॉर्फोलॉजिकली सेम है चलेगा, मान लेते जैसे देखो ये भी और ये भी, ये दोनों एक जैसे सेम दिखाई दे रहे हैं, बट जेनेटिकली दे आर डिसिमिलर। ठीक है, या तो देखो ये वाला है सेम साइज का है, दोनों सेम साइज के, बट ये मोटाइल है ये नॉन मोटाइल है, दो गैमेट आ रहा है। ठीक है, ये हो सकता है पॉसिबल है। या तो देख लो ये इसका साइज बहुत बड़ा है, ये छोटा है, दोनों ही नॉन मोटाइल है बट साइज में डिफरेंस है। तो ये जब भी होगा इसको हम लोग बोलते हैं एन आइसोगैमी। ठीक है, मतलब गैमेट्स आर डिफरेंट इन सम वे, दे आर डिफरेंट। या तो बिहेवियर उनका अलग अलग है, या मॉर्फोलॉजिकली डिफर करते हैं, या बेटा वो जेनेटिकली डिफर करते हैं। ठीक है, इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फ्यूज होने वाले गैमेट्स, ठीक है, सो दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ मेल एंड फीमेल। अरे है ना, करेक्ट है? Yes. मेल और sir. फीमेल sir. ऐसा कैटेगराइजेशन हम लोग उनको कर सकते हैं। मतलब अनआइसोगैमी में हमें हेटेरोगैमी दिखाई देते हैं, हेटेरोगैमेट दिखते हैं। मतलब ये जितने गैमेट है वो कैसे बेटा? हेटेरोगैमेट मतलब देखो दो अलग अलग प्रकार के गैमेट एक दूसरे से फ्यूज होंगे। ठीक है, अब ये कपल आपको डेफिनेटली बेटा देखने में सेम दिखा रहा है मॉर्फोलॉजिकली, बट बेटा हो सकता है कि वो दो जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आए हैं। ठीक है, इसीलिए ये एकदम डिफर करते हैं एक दूसरे से। क्लियर है? तो ये हो गया बेटा अनआइसोगेमी। नाउ देयर इज अ थर्ड वन। थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड वन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऊगेमी। नाउ ऊगेमी को मैं सीधा बोलता हूं, इट इज एन एडवांस्ड अनआइसोगेमी। नाउ ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि एक्चुअली ये है ही, है ना, अनआइसोगेमी। ऊगेमी भी अनआइसोगेमी ही है बेटा, बट यहाँ पे क्या है, कंडीशंस फिक्स्ड है। जैसे कि पहला कंडीशन, ऊगेमी में हमेशा ये कंडीशन है कि मेल गैमेट जो है वो हमेशा मोटाइल एंड स्मॉल होना चाहिए। ये फिक्स कंडीशन है। मोटाइल मेल गैमेट कैसा होना चाहिए? हमेशा
मोटाइल और स्मॉल। दूसरा सेकंड कंडीशन है फीमेल गैमेट इज ऑलवेज, आइडियल कंडीशन यही है कि नॉन मोटाइल है, मतलब स्टैटिक, ठीक है, एंड उसका साइज जो है वो लार्ज होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के इसको क्लीवेज करने, क्लीवेज, ठीक है, डिवाइड होना है फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है, तो इसीलिए ये नॉन मोटाइल एंड लार्ज होना चाहिए, बराबर है। तो डेफिनेटली बेटा ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है, ठीक है, द सिंगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन मस्ट बी इनसाइड द फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल बॉडी। अगर आप इसको ह्यूमन बीइंग के साथ भी कंपेयर करोगे ना, ह्यूमन बीइंग्स, याद रखो ह्यूमंस के केस में क्या होता है, क्या ये तीन कंडीशन फॉलो होती है, क्या लगता है आपको? Yes, sir. Sperm cells Yes, are sir. very small and they are motile, yes or no, with a tail. Yes, sir. Egg cell is very large and that is static, non motile, although उसको फैलोपियन ट्यूब में धकेलते धकेलते लाते हैं सीलिया, बट वो खुद मूवमेंट नहीं करते, वो स्टैटिक होते हैं। फीमेल गैमेट एक सेल इज स्टैटिक, इट्स अ वेरी लार्ज, यू नो, एंड सबसे बढ़िया बात है कि जो भी फर्टिलाइजेशन होता है वो, है ना, मदर के यूटेरस में होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा, करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, सर sir. नो, ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही कि नहीं है? तो ये जो oogamie जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं एडवांस्ड अनाइसोगैमी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एडवांस्ड अनाइसोगैमी, करेक्ट है ना? कुछ एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी देना चाहती है, तो उसको याद रखने के लिए मैंने बोला ये देखो, आई सेकू, ये क्या हो गया? आंखों को सेकना है, आई सेकू, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, एस का मतलब क्या है? एस का मतलब बेटा स्पाइरोगायरा में आइसोगैमी होती है। ये बात तो हमेशा याद रखना, नीट के लिए बहुत प्रोमिनेंट चीज है कि स्पाइरोगायरा में हमेशा, है ना, आइसोगैमी होती है। ये याद ही रखना है, इसको कैसे भी मत भूलो। आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ में आएगा ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा एक्टोकार्पस, मैं आप सबको, है ना, आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, बहुत ही ज्यादा। आपने एक्टोकार्पस कहाँ पढ़ा है रे? पहले नाम सुना है एक्टोकार्पस? हाँ सर, मैंने बोला ऐसा एल्गी जो क्या करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, याद आता है ये? अच्छा, एक और चीज, अब मैं आपके टैलेंट को चैलेंज देता हूँ, ये सी का मतलब क्या होता होगा बताओ? Clamato. एग्जैक्टली। और एक बात नोटिस करो, मैं सबको अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि उनके साइंटिफिक नेम है ना। अच्छा, यू का मतलब क्या होता होगा? यू से कौन सा अलगे पढ़ा अभी तक? हाँ, तो हो गया बेटा। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जो कि, है ना, आय सेकू, याद रखो, आय सेकू, आंखों को सेकने वाला पर्सन, ठीक है, तो आय सेकू बोला उसको हमने, ठीक है। तो ये जो है, या तो हम लोग बोले इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, व्हाटएवर, ठीक है, you want, but the point is what, the Spirogyra, Ectocarpus, Chlamydomonas, Ulothrix, पक्का बेटा? Yes, अरे sir. समझ रहे हो, है ना? अभी आता है बेटा, है ना। अभी देखो यहाँ पे हम लोग आते हैं, जैसे कि वन थिंग आई वांट टू टेल यू, अनआइसोगैमी, ठीक है। अनआइसोगैमी में मैं लिखना चाहूंगा, देखो, एक होता है, एक स्पीसीज है क्लैमाइडोमोनास का, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ द क्लैमाइडोमोनास, ठीक है, ये उसका अलग ही स्पीसीज है। क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी नाम का जो एल्गी है वो आपको अनआइसोगैमी शो करता है। बट अभी बेटा आपके एनसीईआरटी में एक नया एग्जांपल डाला गया है, बिल्कुल ये नया है, यूडोरिना, ठीक है। दिस एग्जांपल इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। उसके बाद बेटा ये है ना, oogamie। oogamie में मैंने बोला वीसा फेको, ठीक है। ऐसी स्टोरी मान लो कि जैसे कि ये देखो, ये ओबामा है, ठीक है, और ये, है ना, नरेंद्र मोदी को ये नहीं दे रहे थे, वीजा नहीं दे रहे थे, अमेरिका आने नहीं दे रहे थे लोग, अमेरिकन। तो ओबामा को बोला है इसने, ओ, है ना, ओबामा,
वीसा फेंको, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड इट, ठीक है। सो सी, ऐसा कुछ भी बोलो आप, कैसे भी याद रखो यार, बट कैन यू टेल मी व्हाट इज वी? गेमी में वी क्या हो सकता है? वॉल्व। डन। सा क्या हो सकता है? मैक्रोफिलामेंटस एल्गी, बहुत बड़ा, कौन सा बेटा? सार्गैसम। एफ क्या हो सकता है? फ्यूकस। फ्यूकस। अब सबसे मजेदार बात बेटा ये है क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा नाम का बेटा एल्गी है ना, स्पीसीज है, ठीक है। क्लैमाइडोमोनास डेब्रियाना, क्लैमाइडोमोनास डेब्रियाना, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लैमाइडोमोनास कॉक्स, अरे क्या ये, ठीक है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं, बहुत नॉर्मल सिंपल, मुझे लगता है आपके टैलेंट के लिए कोई जवाब ही नहीं है, बताओ बेटा, which of the following algae shows iso, aniso as well as oogamy? क्लैमाइडोमोनास। बहुत बढ़िया, क्या टैलेंटेड बच्चे हो तुम लोग, बताओ क्या टैलेंट भरा पड़ा है आपके अंदर, यस और नो, है ना। सो बच्चों यहाँ पे ये बहुत सिंपल आपको पता हो गया, ठीक। और ये बातें जो है ये देखो, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये आपके एनसीईआरटी में है, कुछ एग्जाम्पल हैं। इतना क्लैमाइडोमोनास के बारे में, है ना, मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिए क्योंकि आपकी एनसीईआरटी लिखती कि सम एल्गी शोज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो बाकी एल्गी क्या शो करते थे, है ना, ये चक्कर है। क्योंकि कुछ एल्गी अनआइसोगैमी शो करते हैं, कुछ ऊगैमी शो करते हैं, कुछ है ना आइसोगैमी शो करते हैं, इस चक्कर में बेटा वो अलग अलग प्रकार का मोड जो है आपको दिखाते हैं, शो करते हैं, पक्का, ठीक है। तो हमेशा इसकी तरफ ध्यान रखना। स्पाइरोगैरा के बारे में क्वेश्चन आया है, यूडोरिना क्योंकि नया ऐड किया गया है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि अनआइसोगैमी शो करने वाला, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ पॉइंट है, ठीक है। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछना चाहता था? सर वो अनआइसोगैमी में दूसरा एग्जांपल क्या है वो? कैन यू स्पेल इट? यूडोरिना, नाम क्या है यूडोरिना। सर? कभी कभी सेकंड वन किसी बुक में आफ्टर यू से नाम दिखेगा आपको, हाँ? आफ्टर क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास एक ही स्पीसीज है बेटा, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी इज द स्पीसीज। ओके मैंने आपको ये क्लियर किया था जब मैंने लिविंग वर्ल्ड का जो डिस्कशन लिया था, सब लोगों को याद है, मैंने एग्जांपल बताया था, सराका इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, हैव यू एनीवन रिमेंबर दिस? स्पेसिफिक एप्लीकेशन। यस सर। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये मिसकंसेप्शन आपको याद रखना है। देखो क्लैमाइडोमोनास कोई स्पीसीज नहीं है ना, अलग 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 लिखते हुए, क्लैमाइडोमोनास डेब्रियाना एक है, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी एक है, क्लैमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा है। आपको पता है जब भी आप यूरोपियन कंट्रीज में कहीं जाओगे, बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डिनर के लिए आपको अगर बुलाते हैं, मान ले बुला लिया, ठीक है, तो उनके घर में जब भी बेटा ऐसे बैठते हैं टेबल पे खाना खाने के लिए, मतलब चेयर पे बैठते हैं, डाइनिंग टेबल, सो थोड़ा याद रखना कि ब्राउनीज बनाते हैं वो लोग, ठीक है, और एक ब्राउनी बच जाती है आखिरी में, लास्ट में, तो थोड़ा सा है ना मजा है, लोगों को बुलाया है इसीलिए, है ना, जो जितने भी लोग उसमें बैठे हुए हैं, शामिल है महफिल में, उनको है ना एक टास्क देते हैं, कोई तो भी टास्क, बोले कि सबसे सैडेस्ट स्टोरी बताओ, या सबसे बढ़िया चीज तुम्हारे जिंदगी में वो बताओ, जो सबसे बढ़िया चीज बताएगा, ठीक है, सबको नंबर आएगा, सबको अपने अपनी चीजें शेयर करनी पड़ेगी, जो अपने सबसे बढ़िया चीज, मतलब सब लोग उससे इम्प्रेस हो जाएंगे, उसको वो लास्ट ब्राउनी मिलती है, उसको बोलते हैं बेटा ए लास्ट ब्राउनी। क्या बेटा, गेम को क्या बोलते हैं उसको? ए लास्ट ब्राउनी, तो ए क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी, ठीक है, तो याद रखना ये अनाइसोगैमस कंडीशन, यस। तो बढ़िया है, देखो हम लोग इन चीजों को याद रख सकते हैं, एनीवे ऐसी सब चीजें निमोनिक्स की जरूरत होती नहीं है, जितना हम बार बार इनको बोलेंगे ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा, ठीक है, भूलते ही नहीं है हम लोग। तो ये हो गया बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ गए हो क्या सब? यस सर। बहुत बढ़िया, ओके। तो बेटा यहाँ पे मैं एक बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन आपसे पूछता बताता हूँ। तो रेड एल्गी में ऊ होती है क्या बेटा?
रेड एल्गी हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि रेड एल्गी जो होते हैं ना उनमें ओगैमी होती है, बट रेड एल्गी में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होती। बट रेड एल्गी की कंडीशन क्या है, ओगैमी की कंडीशन क्या है बताओ? मेल गैमेट शुड बी मोटाइल। मोटाइल। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सब लोग बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? बिल्कुल पिन पॉइंट क्लियर होना चाहिए बेटा। हमारी एनसीईआरटी लिखती है, और ये सही भी बात है, कि आप अगर रेड एल्गी की लाइफ साइकिल देखोगे तो उनके लाइफ में कोई भी चीज मोटाइल नहीं बनती, नथिंग इज मोटाइल, सब कुछ बेटा स्टेशनरी होता है उनके लाइफ में, एवरीथिंग। तो इसका मतलब, बट अदर हैंड उनकी लाइफ साइकिल ओगैमी शो करती है। नाउ हाउ इट इज, ठीक है? तो देखो मैं आपको बहुत सिंपल बात बताता हूँ, इवन एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, तो कौन लेके जाता है? पोलन ट्यूब। अरे समझ रहे हो बात? कौन लेके जाता है? पोलन ट्यूब। तो मोटाइल होने का मतलब ये है कि वो पहुंचने चाहिए खुद से, तैरते जाए या कोई उनको लेके जाए, बट वो जाएंगे कहाँ पे? दे मस्ट रीच टू द इनसाइड द फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज व्हाट द पॉइंट, यस और नो? ठीक है? तो इसको हम लोग इस ढंग से बोलते हैं कि oogammy में अगर इनमें से कोई भी, तीन में से कोई भी दो कंडीशन भी फॉलो होती है तब भी वो oogammy है। आर यू क्लियर? यस सर। है ना? क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट करता हूँ, oogammy में अगर इन तीनों में से कोई भी दो कंडीशन फॉलो होती है तब भी बेटा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? oogammy बोलते हैं। ठीक है? या तो इतना भी है कि ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ठीक है, तब भी बेटा, और ये सिंगैमी मस्ट बी इनसाइड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ऐसा हो रहा है तो वो oogammy होता है। ये हमने सिर्फ रेड एल्गी के बारे में सोचा इसलिए ये बोल रहे हैं। आर यू श्योर? चलो, तो ये था बेटा सब कुछ जो मैंने, है ना, यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। लेट्स गो टू द स्लाइड्स, रिवाइज करते। ये लिखा गया बेटा सबने? किसी का बच गया है बताओ? यस मेरे प्यारे बच्चों, हो गया क्या रे? ओके यस सर। ओके ओके, चलो मूव करते हैं, यहाँ पे आते हैं। किधर गया भाई? यहाँ आते हैं। तो रिप्रोडक्शन में यहाँ पे चीजें आ रही है, हमारी एनसीईआरटी के छोटे छोटे पॉइंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल बाय फ्रेगमेंटेशन होगा, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, ये चीज हो सकती है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ द स्पोर्स, है कि नहीं? है कि नहीं? ये क्या हो सकता है? जूस्पोर्स मोस्ट कॉमन है, याद रखो। देखो क्या लिखा है, मोस्ट कॉमनली जूस्पोर बनाते हैं। दे आर फ्लैजेलेटेड मोटाइल एंड दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। बट यहाँ पे कहीं पे भी, है ना, नॉन मोटाइल स्पोर के बारे में बात नहीं है। अगेन क्योंकि इधर मोस्ट कॉमन क्या है वही लिख दिया, बस खत्म काम। अभी देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, बराबर है, यही चीज होगी। करेक्ट है? नहीं है? ठीक है। सो अभी यहाँ पे देख लो आप लोग क्या बोल रहे हैं। आइसोगैमस कंडीशन क्या होता है? आइसोगैमस कंडीशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सिमिलर इन साइज, they may be flagellated like example Chlamydomonas or non-flagellated for example Spirogyra। अब बेटा हमेशा याद रखना, ये वाला पॉइंट नीट के लिए बहुत बहुत क्रूशियल है स्पायरोगायरा का। क्या है कि आपको जब बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आप ऐसा एल्गी बताओ जिसमें नॉन मोटाइल गैमेट बनते हैं तो हमेशा बेटा आंसर देना स्पायरोगायरा। ठीक है? इसमें क्या बन रहे हैं? नॉन मोटाइल गैमेट। नॉन मोटाइल गैमेट दिखते ही दिमाग में आना चाहिए स्पायरोगायरा। और एक चीज याद रखना, ऐसा अलगी का बारे में बताओ जिनके जिंदगी में कोई चीज मोटाइल होती ही नहीं है, बताओ। रेड एल्गी। रेड एल्गी, बिल्कुल। ये दो पॉइंट एकदम क्रूशियली आप लोग याद रखो, तो नीट में एल्गी के क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे। ठीक है? हो गया सर? तो कैन यू रिपीट द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड पॉइंट मैं रेड एल्गी में बताऊंगा, फिर से बता रहा हूँ कि ऐसा एल्गी बताओ जिसमें कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होती लाइफ में, तो रेड एल्गी है। ठीक है? उनके लाइफ में कोई मोटाइल स्टेज नहीं आती, इसका मतलब उनके गैमेट भी मोटाइल नहीं होते कभी। ये सर ना, तो सेम पॉइंट है ना, स्पायरोगायरा में मोटाइल गैमेट नहीं बनते। ठीक है? बट जूस्पोर्स बन सकते हैं जो मोटाइल हो सकते हैं, मे बी। करेक्ट है?
Sir, ये could बात you को please थोड़ा repeat the समझो। first question? क्या? Spirogyra, question of Spirogyra. Could you please repeat? Yes, Spirogyra question is very simple. The question is, है ना, स्पायरोगायरा में जो गैमेट बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं या मोटाइल? सो आंसर इज दे ऑलवेज प्रोड्यूस नॉन मोटाइल गैमेट। ठीक है, नॉन मोटाइल आइसोगैमेट्स, करेक्ट है क्या? यही सिंपल क्वेश्चन Yes, है। sir. बहुत बढ़िया, चलो अनआइसोगैमी क्या है? अनआइसोगैमस में फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, मतलब अभी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे इन्होंने प्लस माइनस ऐसा दिखा है आइसोगैमी में, दिख रहा है आपको? आइसोगैमी में प्लस माइनस स्ट्रेन दिया, बट इतना ही है कि हम लोग उसको डिफर करना चाहते हैं कि 2 स्ट्रेन है इतना, नहीं तो उनको प्लस माइनस ये कहना तभी अच्छा लगता है जब हमको क्या है कि वो जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे तो ही, नहीं तो नहीं। ठीक है, अगर वो जेनेटिकली भी सिमिलर है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं, तो बेटा वो प्लस माइनस भी नहीं होते। ठीक है, आपको एक बात बताता हूँ, आपने कभी कॉन्जुगेशन पढ़ा है क्या बैक्टीरिया में? मोनेरा हो गया ना, प्रोटिस्टा, मोनेरा, मोनेरा हो गया ना, Yes, sir. Primitive type of sexual reproduction. तो कॉन्जुगेशन पढ़ा है? Yes, sir. ओके, तो जब आप कॉन्जुगेशन पढ़ोगे उसमें बेटा F पॉजिटिव F नेगेटिव ऐसा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, है ना? इफ यू हैव स्टडीड, इफ यू डोंट हैव, ओके, लिव इट, लिव इट। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखो oogamous कंडीशन जो होती है, oogamous कंडीशन में फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, एग्जांपल वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से बेटा आप लोग इन चीजों को याद रख सकते हो। मैंने आई से टू, है ना, और ए ब्राउनी या ए अभी जो आपने नया भी पढ़ा है यूडोरिना, क्लियर, एंड देन द लास्ट वन इज व्हाट द सिंपल बेटा, है ना, ओ वीसा फेको, दैट इज व्हाट द, है ना, Volvox, then Sargassum, then Fucus, and then Chlamydomonas coxifera. ये बेटा एग्जांपल्स है that you have to remember. That's it. Okay, done. Now बेटा हम लोग ये एल्गी ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? देखो, इंसान तभी ये सब कुछ पढ़ता है जब उसको कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, अब सब लोग बड़े ध्यान से समझना, एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं बताने जा रहा हूँ। अभी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ये वर्ड सुनते ही, है ना, इंसान के दिमाग में आता है कि यार क्या क्या फायदे होते हैं यही पढ़ने हैं। नहीं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस में हम लोगों को दोनों चीजें पढ़नी पड़ती है। जैसे अगर मैं कहूँ द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो मैं ये देखूंगा कि क्या मैं दही बनाने में उसको यूज कर सकता हूँ, एंटीबायोटिक बनाने में यूज कर सकता हूँ, या क्या क्या करने में उसको मदद कर, है ना, यूज कर सकता हूँ। बट मुझे उसके साथ साथ ये भी पढ़ना पड़ता है कि वो मुझे क्या क्या डैमेज कॉज करा सकते हैं, जैसे कि किसी भी चीज को स्पॉइल करा देंगे वो, बराबर है, तो क्योंकि वो इकोनॉमी में घाटा कराते हैं। ठीक है, सो या तो कौन से डिसीजेस कॉज करा सकते हैं, ये सब बेटा उसका इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है, ये याद रखना। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना? Yes, sir. हाँ, तो इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस में सिर्फ फायदे वाली बातें नहीं पढ़ती है, हमें क्या क्या नुकसान उसके हो सकते हैं, किस तरह से वो डैमेज करता है, ये भी पढ़ना होता है इन इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंसेस में। ठीक है, अभी अगर हम लोग बेनिफिट ये वर्ड यूज करेंगे ना, तो ऑब्वियसली बेटा हम सिर्फ फायदे वाली बात देखेंगे, ये सर ना बेनिफिट। सो अंडरस्टैंड दिस। देखो सबसे पहली बात होती है थ्रू द फोटोसिंथेसिस दे फिक्स हाफ ऑफ द टोटल ऑफ CO2 ऑन अर्थ एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। देखो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पानी से। जैसे हमारे लिए बेटा जो एयर से हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो वैसे ही बेटा जो भी एनिमल पानी में रहते हैं बेटा वो भी ब्रीथ कर रहे हैं, दे आर ब्रीदिंग, एंड इफ दे आर ब्रीदिंग डेफिनेटली दे आर गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम दी, है ना, दैट इज व्हाट द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं DO। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ओशन में होता है, समझ रहे हो? मैक्सिमम फोटोस, क्योंकि देखो लैंड और ओशन का अगर हम लोग एरिया भी देखें तो ओशन तो बहुत बड़ा है, और अभी आपको मैं बता दूं, है ना,
अभी बेटा 5वां ओशन ऐड हो चुका है, आपको पता है क्या? हैव यू अवेयर अबाउट दिस? 5वां ओशन ऐड जो हो चुका है। एक अंटार्कटिका था, एक अटलांटिक ओशन, एक पैसिफिक है, ठीक है, एक इंडियन ओशन है, बराबर है। इसके अलावा बेटा एक साउथ ओशन, मतलब है ना साउथ पोलर ओशन ऐड हो चुका है, जिसको सदर्न ओशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जो साउदर्न पोल है वहां पे जो बर्फ है वो पिघल गई है। ग्लोबल वार्मिंग का इतना जबरदस्त इफेक्ट हुआ है कि बेटा एक नया ओशन रिकमेंड किया गया है आज से। इसके बाद में जब भी आप लोग ग्लोब को देखोगे तो आपको बेटा 5 ओशन दिखाए जाएंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल परसों की न्यूज है, जस्ट परसों ये हुआ है, ठीक। सो हम लोग ये कह रहे हैं कि ओशन का एरिया बहुत बड़ा है भाई, और भी बढ़ गया है अभी तो यहाँ पे जो सनलाइट मिलती है वो डेफिनेटली बेटा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है तो वहां पे एल्गी ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फिक्स हाफ ऑफ द टोटल CO2 वहीं पे करते हैं। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, बराबर। तो देखो आप लोगों ने बचपन बेटा एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा होगा, EVS जिसको बोलते हैं, तो इसमें फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा। और हमेशा कोई भी फूड चेन ज्यादा करके प्रोड्यूसर से शुरू होती है, जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं उनसे। प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो बेटा डेफिनेटली ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, सबसे पहले यही फूड बनाएंगे, तभी बेटा पूरा इकोसिस्टम इनके ऊपर चलेगा। तो बेटा बहुत जबरदस्त ये सिग्निफिकेंस है यार। देखो जीने के लिए ऑक्सीजन ये दे रहे हैं, जीने के लिए खाना ये दे रहे हैं, तो एनिमल तो इनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं क्या? नो सर। अरे नहीं कर सकते। आपको पता है ब्लू ग्रीन अलगी बेटा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उन्होंने ही पूरे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया था, इसीलिए हम सांस ले पाते हैं। इतना ज्यादा ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन हमें उन्होंने दिया। तो मैं तो बोलता हूँ एक दिन आप लोग अपना व्हाट्सएप के DP पे एक साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना, नॉस्टॉक का फोटो लगा करके उसको सेलिब्रेट करो। दे आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे आता है बेटा बेनिफिट ऑफ एल्गी में, अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ द मरीन एल्गी आर यूज्ड एज अ फूड। अरे देखो बहुत सारे लोग केल्प खाते हैं डायरेक्ट, जैसे हम पालक खाते हैं, है ना। अपने इधर नहीं, बट अगर आप, है ना, जो आप बाकी जो एशियन कंट्रीज जिनको एक्चुअली एशियन बोलते हैं, ठीक है, एशियन पीपल बोलते हैं, है ना, तो वो लोग डेफिनेटली बेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में सी फूड खाते हैं। सी फूड का मतलब यहाँ देखो, सी से निकलने वाले वीड एल्गी को खाते हैं वो, ठीक है, केल्प को खाते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली बेटा। हम लोग भी एल्गी से बनी हुई चीजें खाते हैं, बट हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल है, पोरफायरा नाम का एल्गी है, लेमिनारिया नाम का एल्गी है, सार्गेसम नाम का एल्गी है। आपको पता है जो ओशन में आयोडीन मिलता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आयोडीन मिलता है ना, सॉल्ट में हम लोग डालते हैं, आपके नमक में आयोडीन है क्या? बराबर है। तो वो जो है आयोडीन वाला जो है, आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है ना, गोइटर। तो आयोडीन बिल्कुल सॉल्ट में डाला जाता है, तो ये आयोडीन निर्माण करने वाला, या जो सबसे ज्यादा पॉइंट है जहां से हम लोग को आयोडीन आइसोलेट करते हैं, वो ये एल्गी है बेटा, लैमिनारिया। लैमिनारिया पता है आपको? ठीक है, तो ये एल्गी डेफिनेटली बेटा अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ द मरीन एल्गी आर यूज्ड एज ए फूड, है ना, फूड के फॉर्मेट में बेटा उनको हम लोग यूज करते हैं। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ना, ये जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया नाम का जो एल्गी है, ये वाले, ठीक है, ये थोड़ी देर बाद में याद हो जाएंगे आपको। जेली, ग्रीस, ग्रेसिलेरिया, ये दोनों एल्गी से अगार एगार ये कंपोनेंट मिलता है। एगार एगार क्या होता है? इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स। हम बैक्टीरिया जो है उनको ग्रो करते हैं, कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो बेटा वो एगार एगार का ही तो होता है। या तो बच्चों आप लोगों ने आइसक्रीम्स खाए होंगे, आइसक्रीम क्या होता है भाई, कभी देखा भी है? ठीक है, एंड जेलीज खाई होंगी, ये देखो यहाँ पे इतनी सारी जेलीज है भैया, ये आइसक्रीम है, ठीक है। तो ये अगार अगार पाउडर बेटा उसमें एज अ बेस यूज किया जाता है, आपको तो पता ही नहीं है, यस और नो? सो एगार एगार पाउडर इज यूज्ड टू मेक दिस। आपने कभी झंडू बाम यूज किया है क्या? हैव यू?
Yes. आयोडेक्स, जेंडुबाम, ऑल दिस। यस, आपको पता है आप अपने बॉडी के ऊपर जो मलम लगाते हो वो क्या है? व्हाट इज दैट? दैट इज एगार एगार, दैट इज अ बेस। उसमें लौंग का तेल डाल गया, नीलगिरी का तेल डाला है, और जो स्मेल आ रहा है वो तेल का है, ऑयल का है। बट बेटा वो जो क्रीम आप लोग लगा रहे हो, जो आपके हाथ में जो जेली होती है, जेली, वो क्या है? वो एगार एगार है। इनके बिना कहाँ से होगा बेटा? झंडू बाम है, सवाल है, बराबर है कि नहीं? पक्का? सो डेफिनेटली ये सब चीजें बेटा हम लोग देखते हैं, खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा, अदरवाइज क्या चीज है बेटा, है ना? सो देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ आता है जैसे कि सम मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी, मरीन एंड ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूसेस हाइड्रोकोलॉइड्स। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकोलॉइड्स वो प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोकोलॉइड जो होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस है, मतलब इवन अगार अगार पे आप पानी डालोगे तो वो पानी को पकड़ के रखते हैं। होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी ज्यादा होती है। सो एग्जाम्पल जैसे कि एल्जीन नाम का है, ये देखो एल्जीन। बेटा एल्जीन बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में होता है यार, ठीक है, इट इज यूज्ड, है ना, बहुत ज्यादा बेटा एल्जीन यूज किया जाता है। कैरेजीन, यू नो, कैरेजीन जो रेड एल्गी से मिलता है। आप में से कितने लोगों ने कैप्सूल्स खाई है मेडिसिन? देखी तो भी होगी कम से कम, हैव यू? वो जो कैप्सूल होती है ना ऐसे, है ना, एक्चुअली ये जो कैप्सूल होता है वो कोटिंग होता है। इस कैप्सूल को जैसे ही आप बेटा आपके मुंह में डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाता है। यस सर, एक्चुअल मेडिसिन उसके अंदर होती है। वो कैप्सूल्स होते हैं ना, वो कैप्स होती है छोटी, वो निकाल के देख भी सकते हो आप लोग, ठीक है, बट ज्यादा हाथ नहीं लगाते इसलिए वो वैसे। तो उसमें अंदर मेडिसिन होती है, वो जो ऊपर का है ना उसमें तो वो मेडिसिन भर करके आपको दिया गया है। कैप्सूल व्हाट इज दैट, यू नो? टैबलेट इज डिफरेंट, कैप्सूल इज डिफरेंट, यू नो। टैबलेट तो डायरेक्ट पैलेट बनाते हैं छोटा सा मेडिसिन का टोटल, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कैप्सूल में एक ऐसा शेल बनाते हैं बेटा, हाफ शेल्स होते हैं जिनको फिक्स करते हैं, और ये बनता है कैरेजीन से। जैसे ही आप उसको निगलोगे वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है एंड देन मेडिसिन बाहर रिलीज होती है। पक्का समझ में आ रहा है क्या? यस यस सर। तो जो आउटर कवरिंग बनाते हो कैरेजीन से बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ओके सर। हाँ, तो ये सब कमर्शियली यूज होने वाले कंपोनेंट है बहुत ज्यादा। अब इनके बहुत सारी चीजें बनती है। अरे आप सर्दी जुकाम होती है ना तो कार्बोल की टैबलेट्स है, कार्बोल की ऐसी आती है, पता है क्या? रुमाल पे डालते हैं ऐसे, आपको पता है, ग्रीन वाली। यस उसको काटने की कोशिश करते हो, वो बहुत हार्ड, मतलब प्रोसेस्ड कैरेजीन होता है, तो उसको आप कट करने की कोशिश करो तो कटता नहीं है, ठीक है। सो बच्चों, नॉर्मल मुद्दा ये है कि ये सब बेटा प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, है ना, एल्गी से। तो दे आर, उसके बेनिफिट तो बहुत है यार, मतलब देखो पूरा, मतलब संसार का बेटा है ना, पूरा भार इन्होंने उठा के रखा है अपने ऊपर। इनके बिना ना ऑक्सीजन है, ना फूड है, ना इकोसिस्टम है। कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और हम इनको ही नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? नाउ सी, प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। अरे कितने लोगों ने वो मूवी देखी यार, मार्शियन? मार्शियन मूवी देखी है क्या? एक बंदा है जो मार्स के ऊपर जाता है तो वहीं अटक जाता है, बाकी सब वापस आ जाते हैं। हैव यू सीन दिस हॉलीवुड मूवी? है ना, और वो वहीं पे रहता है। इवन वहां पे बेटा वो पोटैटो की खेती भी कर लेता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। बट बेटा देखना, कभी भी उसको देखोगे ना वो मूवी में, ठीक है, उसमें ना उसके पास में ऐसे छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस होते हैं, और उन बॉक्सेस से वो कुछ खाता रहता है। वो पता है क्या होता है ना? वो होते हैं बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं उनको? यस, आप ये मूवी जरूर देखो, बढ़िया मूवी, एकदम इंस्पायरिंग, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, टाइम मिलेगा तो देखना, है ना। सो देखो, प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, है ना, ये मिलते कैसे हैं? ये देखो, क्लोरेला इज एल्गी, स्पाइरुलिना इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये हमेशा याद रखना कि आप जब भी इसको देखोगे ना, मतलब देखो, क्लोरेला एक एल्गी है और स्पाइरुलिना क्या है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी है, बट ये यूनिसेलुलर है। क्लोरेला इज यूनिसेलुलर, यू नो इट, यस और नो? तो सिंगल सेल प्रोटीन हमको मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एससीपी। स्पाइरुलिना की टैबलेट मार्केट में आती है ऐसी वाली,
आयुर्वेदिक शॉप में आपको मिलेगी। ठीक है, मैं भी जब बेटा मतलब जब मेरी स्टडी करता था बहुत ज्यादा, तो हम लोग उतना मतलब रिसर्च भी जब करते थे, हम लोग रिसर्च के समय खाना कम खाते थे और ये सब ऐसी ये सब खाते थे। ठीक है, इडली खाते थे और स्पायरुलिना खाते थे। तो स्पायरुलिना मतलब ऐसा देखो भूख भगाने वाली गोली है, आप समझो, मतलब आपको एनर्जाइज रखेगी, आपको सारी चीजें मिलेगी, तो इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता। बट जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, स्पेस ट्रैवलर जिनको भेज देते हैं अर्थ के बाहर, उनको बेटा ये क्लोरेला और स्पायरुलिना का एकदम कॉन्सेंट्रेटेड बढ़िया वाला, ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना के देते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं। तो बॉडी की जो प्रोटीन नीड है, इवन वाइटामिन की नीड है, ठीक है, ये सेटिस्फाई करते हैं। कौन बेटा? सिंगल सेल प्रोटीन्स। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ये 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर में बेटा आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम का चैप्टर है, उसमें ये आएगा सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, ये कैसे बनता है, इसका क्या यूज है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी आपको याद रखना है, इन सिंगल सेल प्रोटीन का यूज स्पेस ट्रैवलर्स कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, हम भी कर सकते हैं, बट वो उतना पोटेंट नहीं होता जितना उनको दिया जाता है। बिल्कुल सही बात, समझ गए हो क्या? यस सर। ये सारे बेनिफिट है। बट बेटा क्या सिर्फ बेनिफिट ही होते हैं क्या एल्गी के? ठीक है, एल्गी के सिर्फ बेनिफिट नहीं है, एल्गी से कुछ नुकसान भी है। जैसे एक सबसे बड़ा नुकसान मैं बता देता हूँ। ठीक है, एल्गी का एक और पॉइंट है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्गल ब्लूम। हैव यू हर्ड अबाउट दिस अल्गल ब्लूम? मतलब आप देखोगे ना पानी Yes, के sir. ऊपर, है ना, मतलब पानी के ऊपर बहुत सारे जो होते हैं क्या बोलेंगे हम लोग, एकदम ऐसे ग्रीन ग्रीन जमा हो जाएगा सारा सरफेस के ऊपर, ऐसा ग्रीन हो जाएगा पूरा कि आपको लगेगा कि ये क्रिकेट का ग्राउंड है, अब इसमें खेलो बढ़िया। यस सर, स्टेगनेंट वाटर में होता है। हाँ, जहाँ पे भी स्टैग्नेंट वाटर है वहां पे होगा, तो ऐसा लगेगा कि एकदम बिल्कुल ग्रीन है। तो बेटा वहां का पानी जो है पूरा खराब हो जाता है, वहां का पानी पीने लायक नहीं रहेगा। अल्गल ब्लूम इज वेरी वेरी ग्रेट प्रॉब्लम। ठीक है, भयंकर बड़ा प्रॉब्लम है वो। आप देखो कभी घर में भी नल में पानी आता है तो समटाइम्स इट हैज दैट स्मेल ऑफ एल्गी, यस और नो? तो समझ जाना जहां से ये पानी आया वहां पे अल्गल ब्लूम जमा हो रहा है। आपको बात समझ में आती है? ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस। मतलब होता क्या है, ये क्या करते हैं, पूरा लाइट ब्लॉक कर देते हैं। तो अंदर जो फिश है, जितने एक्वेटिक एनिमल है, सब है। ये इकोलॉजी का जो हमारे 12th का चैप्टर है, वहां पे अल्गल ब्लूम का डिस्कशन है, बट वो बेनिफिट में आता नहीं है, वो तो नुकसान है। ठीक है, दैट इज नॉट गुड थिंग। सो ये रहे बेटा सारे के सारे जो सिग्निफिकेंस है एल्गी के, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं बता सकते हो? अभी मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, नीट के बेसिस पे, सादा है ना। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ द एल्गी आर एडिबल? 70 70 की मोर देन 70? more than 70। दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू नोटिस, यू नो। तो बेटा जब भी हम लोग ऐसे मुद्दों को देखते हैं, जैसे कि ठीक है, अभी ये डायरेक्ट आपके सामने बेटा है ना, यहाँ देख लो, अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ द मरीन एल्गी आर यूज्ड एज अ फूड। एग्जांपल पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, ये सब है। डन, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई गड़बड़ तो नहीं है? सब एकदम क्लियर? ठीक है, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। अब सबसे मेन चीज को पढ़ते हैं, जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, है ना, एल्गी से। इसमें तो थोड़े से आते हैं। नाउ ये है क्लासिफिकेशन। एल्गी का जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो 3 क्लासेस है भैया एल्गी के। एक है क्लोरोफाइसी, एक है फियोफाइसी और एक है रोडोफाइसी। ठीक है, यहाँ पे एक जात याद रखना बेटा, फाइसी ये जो है दिस इज ए सफिक्स। ठीक है, अगर CEAE ही ओनली होता तो ये फैमिली होता, क्लोरेसी, फियोसी एंड रोडेसी, ऐसा बोलते थे आप लोग। ठीक है, तो ये लिविंग वर्ड में आप लोग, ये उस दिन भी आया था क्वेश्चन, ओनली CEAE होता तो क्या होता बेटा, ये फैमिली, बराबर है। बट राइट नाउ सो अंडरस्टैंड दिस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये 3 क्लासेस है एल्गी के। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है, रोडोफाइसी रेड एल्गी है। इनको हम लोगों को कंपैरेटिवली सही ढंग से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूँ कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दिस क्लासिफिकेशन इज मेड। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर्स में,
कि विच इज द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्गी, है ना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फोटोसिंथेटिक और जब भी पिगमेंट। बेटा तो बिल्कुल आपको ये अच्छे से आंसर पता होना चाहिए कि भाई जो भी क्या कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं उन्हीं के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फंगस का क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे होता है, बताओ, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया? floating bodies, saprophytes morphology होते of the नैना का क्या आंसर है? नैना का क्या आंसर? फिर वो saprophytes होते हैं। spore. देखो यहाँ पे हमें याद रखना है कि वो कौन से प्रकार का सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज द मेन क्राइटेरिया। ठीक है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। सो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। देखो अब यहाँ पे क्लोरोफाइसी के बारे में बात करते हैं। क्लोरोफाइसी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, कुछ भी हो सकते हैं। क्लैमाइडोमोनास लार्जेस्ट यूनिसेलुलर, क्लास ऑफ एल्गे, राइट? ऐसा तो कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस ये सब बोल सकते हैं हम लोग ग्रीन एल्गी। देखो यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी इन क्लोरोप्लास्ट। तो आप एक स्टेटमेंट लिख लो बेटा सब लोग, है ना। यूनिवर्सल पिगमेंट, यूनिवर्सल पिगमेंट क्या है ना, देखो जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं ना उन सब में क्लोरोफिल ए बिल्कुल इसेंशियल है। ठीक है, क्लोरोफिल ए ये इसेंशियल है। तो जितने भी एल्गी पाए जाते हैं सब, उन सब में क्लोरोफिल ए, उन सब में जितने भी एल्गी पाए जाते हैं सब में बेटा क्लोरोफिल ए आता है, होता ही है। और बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन जो है दैट इज आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, ये दोनों चीजें जो है वो डेफिनेटली बेटा सारे ही एल्गी में प्रेजेंट है। तो इसीलिए बेटा ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोफिल ए तो हम लोग कभी भी क्लासिफिकेशन नहीं करते। तो याद रखते हैं क्लोरोफिल ए आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस सर। ओके, चलो। तो मैंने कहा यूनिवर्सल पिगमेंट कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए एज वेल एज, सर आप जो लिख रहे हो वो भी लिखा वही तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। यस, ओके, लेट्स स्टार्ट, फिर से करके देखते हैं। क्लोरोफिल अभी आया, एंड बीटा, बीटा या बीटा कैरोटीन। ठीक है, सो क्लोरोफिल ए एज वेल एज द बीटा कैरोटीन, है ना, ये जो है डेफिनेटली बेटा यूनिवर्सल पिगमेंट्स होते हैं, वो जो सारे एल्गी में देखने को मिलेंगे, चाहे ग्रीन एल्गी हो, चाहे ब्राउन एल्गी हो, चाहे आपका रेड एल्गी हो। इवन बेटा आप अगर वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट देखते हो ना, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, उनमें भी ये होता है, समझ रहे हो, इसीलिए उनको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल, है ना, पिगमेंट इनको बोलेंगे एल्गीज में, है एल्गीज में। तो पहली बात तो क्लोरोफाइसी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर है, या तो कॉलोनियल वॉलवॉक्स, या तो फिलामेंटस, सार्गासम, यूरोथ्रिक्स, ये सब। ठीक है, नाउ नोटिस करो बेटा, यूजुअली वो ग्रास ग्रीन होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये दो पिगमेंट पाए जाते हैं। ए और बी, मैंने आपको इनिशियली ये बताया था क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है, क्लोरोफिल ई है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एल्गी में हमें ये सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वाला जो है ना ई, ये जो है बेटा आपको उधर देखने को मिला है प्रोटिस्ट में। ठीक है, ए बी सी डी अभी एल्गी में देखने को मिलेंगे। ठीक है,
द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, डिस्क जैसा क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है। ये देखो यहाँ पे कप शेप्ड है कि नहीं, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, स्पाइरोगायरा में जो होता है वो स्पाइरल होता है, ऐसे रिबन जैसा, ठीक है ना, रिबन शेप जिसको हम लोग बोलते हैं। सो इन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग शेप देखने को मिलता है। ये पॉइंट आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो है चैप्टर, इसमें फिर से जब आप क्लोरोप्लास्ट इस ऑर्गेनल को डिटेल में पढ़ोगे तो फिर से बेटा ये मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। बात क्लियर है? ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड मतलब डिस्क जैसा हो सकता है, ठीक है, डिस्क जैसा हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल। तो यहाँ पे जितने लिखे हैं उससे भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के बेटा क्लोरोप्लास्ट के शेप आपको देखने को मिलते हैं इन दी एल्गीज, ठीक है, खास करके ग्रीन एल्गी में। इज इट क्लियर है? ठीक है, Yes. ओके। नाउ देयर इज अनदर पॉइंट। तो यहाँ पे बेटा हम लोग देख रहे हैं ये जो पॉइंट है, जैसे क्लोरोफाइसी में मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पायरानॉइड्स स्टोरेज बॉडीज। तो जब भी आप बेटा इनको देखोगे ना, जैसे ये एल्गी है, ये क्लैमाइडोमोनास है, ठीक है, ये क्लैमाइडोमोनास है, ये उसका बेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये है बेटा उसका क्लोरोप्लास्ट, पूरा का पूरा कप शेप दिख रहा है आपको, या हॉर्स शू शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, इसको क्या बोलते हैं? हॉर्स शू शेप्ड, है ना। अब इसमें देखो कि एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, पायरानॉइड, ठीक है। देखो मैं एक बहुत सीधी सिंपल बात आपको बताता हूँ, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस? क्या बनता है फोटोसिंथेसिस में? आप बोलोगे ग्लूकोज, तो ये आंसर सही नहीं है। प्रोडक्ट है बेटा स्टार्च, है ना, ग्लूकोज बनता है बट बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाते हैं और उनसे बन जाता है स्टार्च, ठीक है। आपको मैं बताऊं, अगर आप चेक करना, अभी 10th स्टैंडर्ड में भी आपने शायद पढ़ा होगा, एक लीफ के ऊपर आप आयोडीन डालोगे तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, क्यों? Presence of starch. एग्जैक्टली, है ना, ये हमने साबित किया। अच्छा, तो स्टार्च बनता है, तो स्टार्च इज अ विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बराबर है। तो बेटा ये स्टार्च है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाता है, बीच में प्रोटीन का कोर बनता है, ऐसे ये प्रोटीन कोर है, और इसके ऊपर बेटा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टार्च जमा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कैसा लिखा है, एनसीईआरटी कैसा लिखता है? पायरानॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ये लिखा है। नीट वालों ने क्वेश्चन क्या पूछा था, याद रखो, नीट वालों ने क्वेश्चन पूछा था कि पायरानॉइड मतलब क्या। अब उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे वो था कि इट हैज अ पोर, ये कोर है बीच में रेड कलर का जो मैंने बनाया पूरा, इसको बोलते हैं प्रोटीन कोर, ये प्रोटीन से बना, और उसके ऊपर बेटा स्टार्च डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है इन द रिंग्स, ठीक है। इस तरह से बेटा स्टार्च के रिंग्स उसके ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं। सो याद रखना बेटा कि पायरानॉइड में सेंटर में प्रोटीन होता है और बेटा उसके पेरीफेरी में स्टार्च डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। बात क्लियर है क्या? तो ये चीज हमारे नीट ने पूछी थी एग्जाम में, ठीक है। एनसीईआरटी इसको ऐसे लिखता है, पायरानॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। अभी बिसाइड्स का क्या मतलब है, उसके बदले आपको समझ में आया बिसाइड्स का क्या मतलब है? सराउंडिंग इट। बिल्कुल, बट ये तो बेटा अब किसी बच्चे को कैसे पता चलेगा ना, बिसाइड्स का मतलब सराउंडिंग इट है, अभी मैंने बताया। अब ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो ये ऑप्शन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया था, उन्होंने ऑप्शन दिया था इट हैज अ सेंट्रल कोर प्रोटीन, ठीक है, एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ द स्टार्च अराउंड इट, ये वाला जो ऑप्शन है बेटा। अरे समझ में आ रही बात, एकदम क्लियर है क्या? Yes, sir. अच्छा मैं सादा क्वेश्चन पूछूं आपको, ये पायरानॉइड किधर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस में होता है ना, Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोप्लास्ट। अंदर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही है। अच्छा एक और बात, पायरानॉइड का क्या फंक्शन है बताओ, कौन बता सकता है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च। Storage. यस सर ना, है कि नहीं, लिखा ना आप लोगों ने?
कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे लिखा है लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, तो ये पॉसिबल क्वेश्चन है नीट का। दिस इज अ नीड्स पॉसिबल क्वेश्चन, ठीक है, डन। पैरानॉइड क्या है ये भी आपको पता हो गया। सम एल्गी स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो बेटा कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में भी है ना फूड को स्टोर करते हैं, बट उनमें पैरानॉइड होता है, ठीक है। तो सम एल्गी स्टोर फूड एज ए ऑयल ड्रॉपलेट, अंडरस्टैंड, बट बेटा आपको मैं एक बात बताता हूँ, पैरानॉइड ये सिर्फ ग्रीन एल्गी में देखने को मिलेगा, रेड एल्गी में नहीं, ब्राउन एल्गी में नहीं, ये किस में होगा? ग्रीन एल्गी। याद देखो, मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पैरानॉइड, ठीक है। एक और क्वेश्चन बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने पैरानॉइड हो सकते हैं? 1, 2, 3 या एक से ज्यादा? कितने भी? एक से ज्यादा कितने? बिल्कुल, यहाँ पे देखो तो आपको समझ में आया हमें एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है। हमें हर चीज का क्वेश्चन बना के सोचना है। Whenever I think everything है ना, हर चीज का क्वेश्चन बना के सोच लो, है ना। आप एक स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें 4 क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता तो आप PYQ करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको दिखेगा पैरानॉइड का ये क्वेश्चन, आप इस पैराग्राफ पे आ जाओ और बेटा सोचना शुरू कर दो। नाउ सम एल्गी स्टोर द फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्मेट में भी बेटा फूड को स्टोर करते हैं। They have a rigid cell wall made up of an inner cellulose layer and an outer pectose layer, तो बेटा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखो हर प्लांट के सेल के ऊपर सेल वॉल पाया जाता है, तो बेटा इनके सेल के ऊपर सेल वॉल मौजूद है, और ये जो सेल वॉल होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 लेयर का है, अंदर की लेयर सेलुलोज की है, बाहर की लेयर पेक्टोज की है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, आओ ये सब याद हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि ये एकदम लास्ट क्लास नहीं है इस चीज का, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफाइसी के बारे में एक पॉइंट है, मोस्ट ऑफ देम हैव, हो गया, 1 और मोर पैरानॉइड्स लोकेटेड, ठीक है, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास, ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, वॉल्वॉक्स ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, यूलोथ्रिक्स ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, स्पाइरोगैरा ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल। ये देखो कारा दिख रहा है आपको, कारा दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो कारा जो है बेटा ये भी ग्रीन एल्गी ही होता है, ठीक है। अच्छा ये किसकी कॉलोनी हो सकती है आप देख लो, है ना। और आपको ये बात दिखाई दे रही है बेटा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बेटा कॉलोनीज दिखाई दे रही है। आप ये देखो प्रॉपर इस इमेज को, इसके अंदर ये दिखाई दे रहे हैं आपको ऐसे सर्कल्स, ये क्या हो सकती है पता है आपको? एग्जैक्टली बेटा ये डॉटर्स है ना, डॉटर कॉलोनीज है। आपको बेटा आपकी एनसीईआरटी की इमेज दिखा दूं मैं, एनसीईआरटी की अगर आप इमेज देखोगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एनसीईआरटी की इमेज देखोगे, ओहो, तो यहाँ पे बेटा ये एनसीईआरटी की इमेज है, और आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे डॉटर कॉलोनीज लिखा हुआ है, दिख रहा है, और पेरेंट कॉलोनी। तो वर्ड क्या था बताओ, वर्ड कौन सा है, क्या वर्ड आपको याद आता है? सिनोबियम। वर्ड सिनोबियम, बहुत बढ़िया बेटा, सिनोबियम, बहुत ही प्यारे बच्चा। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, क्लैमाइडोमोनास क्या शो करता है? आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ऊगैमी, तीनों? यस सर। यस वॉल्वॉक्स क्या शो करता है? ओविसाफेको, दैट इज व्हाट द ऊगैमी ओनली। यूलोथ्रिक्स क्या शो करता है? आइसोगैमी। स्पाइरोगैरा क्या शो करता है? आइसोगैमी। कारा के बारे में कुछ बताया ही नहीं मैंने है ना। कारा आल्सो हैव द अनाइसोगैमी, हाँ, कारा में बेटा अनाइसोगैमी होती है, करेक्ट है, डन। So all these are what the thing we have to understand very carefully। इसका मतलब ग्रीन एल्गी में आइसोगैमी भी होती है, अनाइसोगैमी भी होती है, और ऊगैमी भी होती है, बिल्कुल क्लियर बात, यस और नो? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नाउ मोस्ट ऑफ देम, ये तो हो गया, ये एग्जाम्पल दिखा रहा है बस, ये देखो यूलोथ्रिक्स ये है जो कि आपको दिखा दे रहा है, फिलामेंटस ये स्पाइरोगायरा है, इसमें देख सकते हो आप रिबिन शेप्ड बेटा, आपको स्पाइरल ये दिख रही है। ये देखो कारा, आपको कारा दिखाई दे रहा है, ये देखो ये ओरिजिनल पिक्चर ऑफ द कारा, ठीक है, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है कारा का, दिख रहा है आपको? यस, बहुत बढ़िया।
तो ये बढ़िया है। अभी रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में भी एक चीज आएगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं ये लोग, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन होता है, और बाय इवन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, अलग अलग प्रकार के स्पोर्स ये बनाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स, है ना, प्रोड्यूस बाय द जूस्पोरेंजिया। नाम से आप समझ सकते हो, स्पोरेंजिया मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, और अगर वो जूस्पोर प्रोड्यूस करता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, जूस्पोरेंजिया। इज इट क्लियर? फास्ट तो नहीं हो रहा मेरे प्यारे बच्चों? नहीं सर। ओके, बढ़िया है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और oogamous। समझ में आती है बात? ठीक है, तो ये बेटा सारी चीजें अबाउट व्हाट दी एल्गी, ग्रीन एल्गी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा पूरा का पूरा बेटा ग्रीन एल्गी के बारे में। एक पॉइंट और याद रखना, ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च के फॉर्म में जमा होता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफाइसियन स्टार्च। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? क्लोरोफाइसियन स्टार्च। ठीक है, सर उसे कैन हम यू लोग रिपीट कहते व्हाट हैं। डिड यू से? देखो, जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें जो स्टार्च जमा होता है ना, ठीक है, उसको हम क्लोरोफाइसियन स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? क्लोरोफाइसियन क्लोरोफाइसियन स्टार्च। स्टार्च, दैट्स इट। ठीक है, तो बेटा ओके आज सर। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये चीज रोक देते हैं, विल स्टॉप हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फियोफाइसी और रोडोफाइसी को पढ़ेंगे, और बेटा हम तीनों को इस तरह से देखेंगे ना कंपैरेटिवली कि आपको याद ही हो जाएगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा ना एल्गी से रिलेटेड तो आप आराम से उसका जवाब दे पाओगे। ठीक है, सो उस चीज को बिल्कुल भी मिस मत करना, पक्का है? ठीक है, मैं आज आपको बहुत सिंपल एक पॉइंट जाते जाते बता देता हूँ। मैं ये वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, इडली साफ। ठीक है, समझ लो कि आपको इडली दी गई है खाने के लिए, और इसको बिल्कुल है ना, बिल्कुल इतना अच्छा लगा आपको कि आपने पूरा बेटा प्लेट तक चाट डाली। ठीक है, एकदम साफ कर दिया। बता, ये ब्राउन एल्गी के लिए है। ठीक है, ई फॉर एक्टोकार्पस, डी फॉर डिक्टियोटा, एल फॉर लैमिनेरिया। आई क्या बेटा? आयोडीन मिलता है लैमिनेरिया से, इसलिए इडली बन गई। ठीक है, नमक डाल के विथ आयोडीन, पक्का। साफ और क्या होगा बताओ, कौन है? साफ का मतलब क्या होगा? सार्गेसम। और एफ का मतलब क्या बेटा? फ्यूकस। बस ठीक है, तो बताओ बेटा ब्राउन एल्गी के सारे एग्जांपल, कैन यू टेल मी द ब्राउन एग्जांपल्स के सारे एग्जांपल? देखो जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो है बेटा एक्टोकार्पस है, ठीक है, डिक्टियोटा है इडली का, ठीक है, एल फॉर द लैमिनेरिया जिससे आयोडीन मिलता है, एस ए इज फॉर द स्पार्गेसम। किधर है बेटा? ये देखो स्पार्गेसम इधर है। ठीक है, और यहाँ पे फ्यूकस दिखाया नहीं गया है बट ओनली। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल मैंने डाले हैं जैसे कि स्पोरोकनस या तो डेस्मार्शिया। यहाँ एक चीज आप नोट कर सकते हो, केल्प्स का बेटा नाम जो होता है इनको हम लोग मैक्रोसिस्टिस बोलते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं, यूज, ठीक है, दे आर वेरी यूज, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। आज के लिए बस बेटा इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, है ना। एनसीईआरटी से आप पहले ही ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी को पढ़ के आओ, तो मैं जो जो बोलते चले जाऊंगा वैसे वैसे बेटा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सो रिमेंबर, इडली साफ, है ना, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस। क्लियर? सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। Thank you, sir. Thank you, sir.